तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए, जहां सीमित दायरे में सुस्ती के साथ अब तक का है कारोबार। लेकिन बड़ा सवाल है कि वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी होगी कहां और कल होगा हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, क्या करें उसकी तैयारी रहेगा फोकस खास इसी पर। तो स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। इंडेक्स पर तो सुस्ती दिख रही है, पर ढेरों स्टॉक्स आपको जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। तो स्टॉक्स पर रहेगा फोकस और जानेंगे कि एक्सपायरी किन लेवल्स के आसपास हो सकती है। सर बताएं, आने वाले 1.5 घंटे के लिए बड़ी बातें क्या हैं? एक्शन सीमित दायरे में दिख रहा है बाजार का। अगर आप देखेंगे तो कमजोरी के साथ कारोबार ग्लोबल संकेतों के चलते होता दिख रहा है और वीकली एक्सपायरी के पहले बेहद हल्के छोटे दायरे में 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी और बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे दीप, तो कोई खास बड़ी रेंज बैंक निफ्टी में भी है नहीं, बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार होता दिख रहा है। 33,500 तोड़ा नहीं है, 33,800 के ऊपर ज्यादा टीका नहीं, तो 250-300 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर और 101 पॉइंट के आसपास की रेंज निफ्टी पर। यह है अब तक का कारोबार। हल्की गिरावट है 15,000 के थोड़ा सा नीचे, लेकिन आज की गिरावट की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है और वो है मेटल शेयर। मेटल इंडेक्स में तेज गिरावट होती दिखी है और वहीं से दबाव निफ्टी पर बनता हुआ दिखा। ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी आज कमजोरी का माहौल है, सरकारी कंपनियों के शेयर भी गिरे। तो आज ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर दबाव है। बैंक निफ्टी हल्का कमजोर है, 100 पॉइंट नीचे। आमतौर पर बैंक निफ्टी को आप बाजार की कमजोरी के साथ ज्यादा गिरते देखते हैं, लेकिन अब इस वक्त वैसा है नहीं। आज ये कहना होगा भले ही मजबूत ना हो, लेकिन पूरे दिन भर बैंक निफ्टी ने 33,500 को होल्ड करने की कोशिश जरूर की है। मेटल, ऑयल एंड गैस की हम बात कर ही चुके हैं। बैंक और रियल्टी में खरीदारी और सरकारी बैंकों में भी खरीदारी है। डाउ फ्यूचर्स हल्के कमजोर है, 50-75 पॉइंट नीचे आपको नजर आएंगे। अब थोड़े गिरते हुए 100 पॉइंट के आसपास डाउ फ्यूचर्स कमजोर है, लेकिन यूरोप के बाजारों में मजबूती है, वहां कमजोरी के संकेत नहीं है। यूरोप लगभग आधा % कमजोर है। डाउ भी देखना होगा 3 दिनों तक लगातार कमजोर होने के बाद क्या चौथे दिन भी कमजोरी रहती है या फिर वहां पर रिकवरी आती है। फिलहाल फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिखेंगे आप। आते हैं और सर सवाल भी मेरा वही था, कंसिडरिंग कि आज भारतीय बाजारों में वीकली एक्सपायरी है, जिस तरह से हमने एक्शन देखा था कल ग्लोबल मार्केट्स में बनते हुए, अगर उस हिसाब से देखें तो एकदम रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। तो कैसे समझे सर? एक तरह से पॉजिटिव ही समझा जाए कि भारतीय बाजार ने ना तो रिएक्शन दिया है और ना ही ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई है इस समय। दीप देखिए, सिंपल सी बात है। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स ऐसे हैं जो कि आपको बहुत मजबूत होने नहीं दे रहे हैं और साथ ही एफआईज की खरीदारी के आंकड़े इतने दमदार है नहीं, तो उसने कैप कर रखा है बाजार। जैसे ऊपर जाते हैं तो ये 2 फैक्टर आपके जहन में आते हैं और आप ज्यादा तेजी कर नहीं पाते। लेकिन बाजारों का मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग है। रिटेल इन्वेस्टर्स, एचएनआई इन्वेस्टर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन सब ने मिलकर मोर्चा संभाल रखा है और तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है, इसलिए बाजार अहम लेवल को तोड़ नहीं रहे हैं, सपोर्ट लेवल पर वापस से खरीदारी दिखा रहे हैं। शॉर्ट्स बाजार में है, वो शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलता दिख रहा है और सेंटीमेंट थोड़ा सा बेहतर कोरोना के आंकड़ों की वजह से भी होता दिख रहा है। हालांकि देश भर में अभी भी सिचुएशन बेहतर होने में वक्त लगेगा, लेकिन बड़े शहरों में सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आने के जो संकेत है वहीं से शुरुआत होती है, उससे थोड़ा सा बाजार को सहारा मिलता दिख रहा है। तो आपके पास कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स है, कुछ नेगेटिव ट्रिगर्स है और इन सबके बीच में बाजार रेंज में फंसा है। न बहुत तेजी करने का मूड है, न बहुत मंदी का इरादा है, तो इसलिए आप इंडेक्स में बहुत ज्यादा ट्रेड होते नहीं देख रहे हैं। लेकिन ट्रेड है आपके लिए स्टॉक्स में, सेक्टर्स में। कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शन है कि बिकवाली करनी है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है। मसलन आपके सामने मेटल्स है, तो 2-3 दिनों से जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में कमोडिटीज में उतार चढ़ाव हुआ, मेटल्स में एक भारी मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन उसके विपरीत सरकारी कंपनियों में आपको खरीदारी आती दिख रही है। चुनिंदा छोटे छोटे सेक्टर्स, मसलन आज पेपर स्टॉक्स, फर्टिलाइजर स्टॉक्स, होटल स्टॉक्स, यहां पर खरीदारी होती दिख रही है। तो मौके आपके हर तरफ हैं, आपको सही तरफ ढूंढना है। अगर आप मंदी करना चाहते हैं, आपके लिए परफेक्ट मार्केट है। कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपको बढ़िया मंदी का मौका दे रहे हैं। तेजी करना चाहते हैं तो कई सारे सेक्टर स्टॉक्स ऐसे हैं जो तेजी का बढ़िया मौका दे रहे हैं। नतीजों के दम पर जैसे नतीजे हैं वैसे बाजार का रिएक्शन भी भरपूर होता दिख रहा है। सो आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है और आई एम श्योर अगले 1.5 घंटे में आपको बहुत सारे दीप मौके मिलेंगे, तेजी और मंदी दोनों ही तरफ। तो उसके लिए तैयार रहेंगे। लेकिन ओवरऑल ये कह सकते कि जो अगले 1.5 घंटे के लिए बाजार का आउटलुक दिख रहा है, अब तक की स्क्रीन को देखकर 33,500 के नीचे ही मंदी की शुरुआत होगी निफ्टी पर और 34,000 के ऊपर ही हम दम लगाकर, माफ कीजिएगा बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, 33,500 के नीचे ही कमजोरी का संकेत आएगा और 34,000 के ऊपर ही दम लगाकर तेजी करेंगे। तब तक सुस्ती वाला माहौल है। और निफ्टी का जहां तक सवाल है,
14,900 15,100 इस 200 पॉइंट की रेंज में ही बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। तब तक आप आराम से इधर उधर देखिए, तो रेंज के किसी एक सिरे पर पहुंचने दे बाजार को और वहां पर कॉन्ट्रा ट्रेड ले। और अगर वो ना करना चाहे और अगर आप भी बोर होते हैं कि नहीं इंडेक्स में कुछ हो नहीं रहा, तो फिर सिंपल सा एक फॉर्मूला है आपके लिए और वो है स्टॉक्स पर फोकस कीजिए और अगले 1.5 घंटे यही काम हम करने जा रहे हैं। जी दीप। बिल्कुल सर, और स्टॉक स्पेसिफिक फोकस तो बना ही हुआ है और ढेरों सेक्टर्स भी हैं जो एक्शन में हैं। तो आइए आज के कुछ खबरों वाले शेयर्स उनके बारे में भी जान लेते हैं और साथ ही जान लेते हैं कौन से इवेंट्स ट्रिगर्स हैं जिस पर बाजार की नजर बनी हुई है। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार हैं। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं आने वाले दिनों के लिए इवेंट्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। जी एंटरटेनमेंट, टोरेंट पावर, हैवेल्स और एचपीसीएल के रिजल्ट्स अब भी आने बाकी हैं। इसके अलावा यूनियन बैंक यूआईपी का दाम तय करने पर बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं। विनिवेश पर कैबिनेट सचिव के कोर ग्रुप सचिवों के साथ आज बैठक करीब 3 बजे होने वाली है और साथ ही जेपी इंफ्रा कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की बैठक है। रेजोल्यूशन पर इसमें फैसला होने की संभावना है। कल निफ्टी स्पेस में श्री सीमेंट, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और एसबीआई के नंबर्स आएंगे। वायदा बाजार में यूनाइटेड स्पिरिट्स, डॉक्टर लाल पैथ लैब और कॉनकॉर के नतीजों का इंतजार होगा। और साथ ही फुटसी ग्लोबल इंडेक्स में बदलाव की घोषणा कल होगी। 18 जून से ये बदलाव लागू होते हुए दिखेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील नतीजों के साथ इक्विटी के जरिए फंड जुटाने को लेकर कल एक बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं और शनिवार के दिन वायदा बाजार की कंपनी अमारा राजा बैटरीज के नंबर्स आने वाले हैं और कैश स्पेस की कई सारी कंपनियां हैं जैसे कि मंगलम सीमेंट, एमसीएक्स, स्पंदना, स्फूर्ति, इनके नंबर्स पर भी फोकस रहेगा। ओके, ये है वो सारे ट्रिगर्स जिन पर आपको रखना है फोकस। आइए बढ़ते आगे, कुछ खबरों वाली शेयर भी आपकी लिस्ट में आने को तैयार है, लेकिन उससे पहले कुछ बिगुल्स का वक्त है। और जैसा आप जानते हैं क्लोजिंग वाले शो में आमतौर पर वागले साहब अपनी पूरी कोशिश करते हैं और मेंटेन करने की कोशिश भी करते रहते हैं कि अपनी लीडरशिप उनकी बरकरार रहे, कि पहला बिगुल उन्हीं का हो और आज फिर से उसमें वो कामयाब होते दिखें। तो क्लोजिंग शो का पहला बिगुल है आपके लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। आई थिंक अनिल जी मुझे दोपहर को ही आना चाहिए, सुबह में आने में मजा नहीं आता, दोपहर में ज्यादा मजा आता है। नहीं उसका नहीं ये ऐसा नहीं है। आपको दोपहर को ही आना चाहिए ऐसा नहीं है, आपको सुबह से दोपहर तक भी रहना चाहिए, जाने नहीं देना चाहिए, वो ज्यादा बढ़िया। आप शॉर्टकट मत ढूंढो, पूरा सुबह से लेके हम होना हो शो में वागले साहब जरूर होने चाहिए। अनिल जी पहले तो ना आज के मैं ट्रेजेडी आपको बोलता हूँ। हमारा शो खत्म हो गया और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस मेरे रडार पर आया। मैंने आपको मैसेज भी भेजा था 201 करेक्ट, सीधा 10 रुपए की वो आधे घंटे में आई थी, तो हम उसके कुछ बारे में कुछ नहीं कर सकते। एनीवे, परसों मैंने हेवल्स की बात की थी, वो कल और आज भी अच्छा चल रहा है। सिमिलर पैटर्न मेरे रडार पर अभी आया है। स्टॉक है M&M फाइनेंस, जिसको लेके चले। 160 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसने जो फोर्स से आज क्लियर किया है, मुझे लगता है ये 170 तक जाने के लिए तैयार है। मैं ये नहीं कहता कि आज के आज हो जाएगा। 170, 172 आज और कल में आपको मिलना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 158 का होगा, 3-3.5 रुपए के रिस्क, और आपका रिवॉर्ड 9 रुपए का होना चाहिए, 9 से 10 रुपए। ये ट्रेड सेटअप बहुत कम मिलते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम आज और कल। अगर आज का आपको टारगेट चाहिए 166, 167 का टारगेट शायद आज भी आ सकता है। ओके, तो M&M फाइनेंस है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय 170 रुपए के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी, ये राय आती दिख रही है और 158 का लगाना है स्टॉप लॉस। आइए बढ़ते हैं आगे और एक एल्गो पिक आ रही है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। तो कुणाल जी और राकेश जी के लिए बिल्कुल एल्गो पिक के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी पिक एल्गो है, बट मस्ट बाय है, स्टॉक है ओबराय रियलिटी, जो कि एक ब्रेकआउट दे रहा है और ब्रेकआउट ऐसा वैसा नहीं दे रहा है। एकमात्र रियल एस्टेट काउंटर है जो अपने लाइफ टाइम हाइस पे चल रहा है। आज भी एक नया लाइफ टाइम हाई लगा के आया है। तो ओबराय रियलिटी रियल एस्टेट में इसको मिस नहीं करना चाहिए। इस पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, सारे रियल एस्टेट काउंटर्स में ब्रेकआउट आ रहे हैं। डीएलएफ के चार्ट पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। इसके अलावा आप किसी भी रियल एस्टेट के चार्ट को देखेंगे, सब में आपको बहुत शानदार पैटर्न्स बनते हुए दिखेंगे। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के चार्ट पर भी राउंडिंग बॉटम है, लेकिन यहां पर विशेष बात यह है कि इस चार्ट पर एक क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस थी 600-605 के आसपास, जिसको आज के ट्रेड में स्टॉक ने पार किया है। बड़ा ब्रेकआउट है और रियल एस्टेट पर फोकस करना चाहिए। यहां पर आपको एक रियल तेजी बनते हुए नजर आएगी। खरीद करके चलें। ओबेरॉय रियल्टी, यहां पर एक स्टॉप लॉस आपको रखना है 608 रुपए पर। 608 पर ब्रेकआउट के लेवल पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट यहां पर होगा 660 रुपए का, दूसरा टारगेट 690 रुपए का। 690 तक की तेजी आपको इंडिया बुल्स ओबेरॉय रियल्टी में देखने को मिलेगी। ओके, तो ओबेरॉय रियल्टी में भी यहाँ पर करें खरीदारी। और अब हिमांशु जी भी है अपनी कॉल्स देने के लिए तैयार। पहले उनके लिए बीटीएसटी का बिगुल और उसके बाद एक स्पेशल पिक भी हिमांशु जी की तरफ से आएगी। तो पहले बिगुल बीटीएसटी का। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। सर, बीटीएसटी के तौर पर मुझे जो स्टॉक पसंद है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। अनिल जी, एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन यहाँ पर तमाम पीएसयू बैंक्स में देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने एक अच्छी तेजी यहाँ पर बनते हुए देखी और उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पर अक्रॉस सभी स्टॉक्स में बनते हुए देखने को मिला है। स्पेशली आज के सेशन में पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो पर्टिकुलर चार्ट्स हैं सर, ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात अनिल जी, बैंक ऑफ बड़ौदा में आज ये है कि यहाँ पर एक तो ओआई में यहाँ पर लॉन्ग एडिशन होते हुए देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ पर 80 रुपए तक की कॉल में जो कॉल राइटर्स था वहां पर अनवाइंडिंग भी होते हुए नजर आई है। मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर करंट लेवल से काफी फेवरेबल है। लगभग 77 रुपए के आसपास फ्यूचर्स में भाव है अनिल जी। 1 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है 76 रुपीज के नीचे का और 80 से 82 रुपए तक के टारगेट्स बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पर मुझे लगता है आज से कल तक के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करने के लिए। और अब अगला बिगुल है स्पेशल पिक का हिमांशु जी के लिए ही। बताएं सर। अनिल जी, ये स्पेशल पिक है, कैश सेगमेंट का स्टॉक है अनिल जी, और ये स्टॉक है सीमेंट सेक्टर से। स्टॉक का नाम है इंडिया सीमेंट। अनिल जी, लगभग 3 से 4 महीने की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने जिस हिसाब से यहाँ पर आज फॉर्मेशन बनाई है, मुझे लगता है इवेंचुअली ये स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार है। हमने देखा कि सीमेंट कंपनीज की तरफ से शानदार नतीजे आते हुए देखने को मिले हैं और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल कंपनी है अनिल जी। सभी जानते हैं इसके प्रमोटर ग्रुप के बारे में और स्टेक सेल जिस तरह से यहाँ पर दमानी साहब ने पीछे खरीदा था। मुझे लगता है कंसोलिडेशन के बाद अब ये स्टॉक बड़ी तेजी के लिए तैयार है। इमीडिएटली 195-196 रुपए का लेवल अनिल जी मैं पहले वॉच करूंगा, जो कि मुझे लगता है कि आज या कल के सेशन में निकल सकता है। बट इवेंचुअली उसके बाद अनिल जी ये बड़े टारगेट्स 225-240 रुपए तक के टारगेट्स इंडिया सीमेंट में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो इंडिया सीमेंट में अनिल जी मेरी तरफ से पुरजोर खरीदारी की राय है। 180 रुपए के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ यहां पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह रही। ओके, तो ट्रेड के लिए भी अच्छे टारगेट्स आ रहे हैं और पोजिशनल बेसिस पर भी अगर आप खरीदारी करें तो अच्छी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। इंडिया सीमेंट 7% की तेजी इस काउंटर पर आते हुए दिख रही है और मोमेंटम इस पर पकड़ते हुए आपको दिख रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा फ्यूचर्स और इंडिया सीमेंट्स, ये हैं 2 ट्रेडिंग कॉल्स हिमांशु जी की तरफ से। आइए कुछ खबरों वाले शेयर्स के बारे में भी जान लेते हैं। वरुण हमारे साथ तैयार हैं। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं कौन से हैं स्टॉक्स फोकस में। डेफिनेटली देखिए, काफ़ी सारी सरकारी कंपनी सबसे तो आप पहले आपके फोकस में होनी चाहिए, क्योंकि विनिवेश पे अहम बैठक होने वाली है आज, जिसमें बीपीसीएल, बीएएमएल, कॉनकॉर और एससीएफ के और साथ ही साथ एयर इंडिया के विनिवेश पे यहाँ काम तेज़ी से शुरू होने वाला है, तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा खबर है कि अनकोटेड पेपर जो है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो जारी रह सकती है। इंडोनेशिया, सिंगापुर और सिंगापुर से एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो जारी रह सकती है। डीजीटीआर ने इसकी जो जाँच है उसको शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं इसके चलते आप देख रहे हैं कि जितने भी पेपर स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी खासी तेज़ी है। इसके अलावा जो थैलिक एनहाइडाइलाइट, इस पे जो ड्यूटी है उसका भी सुझाव कहीं ना कहीं दिया गया है। चीन, इंडोनेशिया, कोरिया और थाईलैंड पे ड्यूटी का सुझाव दिया गया है। अप्रैल 2019 से मार्च 2000 ड्यूटी की अवधि की जाँच जो है उसको किया जा रहा है। तिरुमलाई केमिकल और आईजी पेट्रो ने इसकी शिकायत की थी कहीं ना कहीं, तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि ये स्टॉक भी काफ़ी हरकत में है। कल हमने आपको याद होगा एक स्टोरी की थी कि नैटको फार्मा, एलेम्बिक फार्मा, ग्यूफिक बायो, ये तमाम वो कंपनीज है जिनको ब्लैक फंगस की जो बीमारी की दवा है उसके इस्तेमाल को मंजूरी मिलने वाली है। और आज कोजेंसिस के हवाले से खबर आई है कि इनको ये मंजूरी जो है
वो मिली है। करीब 6 कंपनियां जिनको ये मंजूरी मिली है। तो जो खबर हमने आपको कल दी थी उसके ऊपर आज मोहर लग चुकी है और सब जगह आप देख रहे हैं कि ये खबर अब चल चुकी है। बॉश मुनाफा काफी बेहतर आया, 482 करोड़ का 316 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन्स ये भी काफी बेहतर है, 15.3% से बढ़ के 19.2% पे आए हैं। तो हर पैमाने पे इस कंपनी के जो नतीजे हैं वो हमारे अनुमान से काफी बेहतर है। इसके अलावा कुछ खबरें हैं डॉक्टर रेड्डीज को लेके कि जो 2DG जो दवा है कोरोना की, उसका ऐलान जो है ये कंपनी बहुत जल्द कर सकती है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर रेड्डीज पे नजर रखनी चाहिए। और BPCL नतीजे आने वाले 26 तारीख को, साथ ही साथ डिविडेंड पे बोर्ड विचार कर चुका है। सेंटर फॉर एक्सेसिबिलिटी के लिए एक करार किया है। इसके अलावा IEX, सबको पता ही था कि सुबह सुबह इसमें काफ़ी सारे शेयर्स बिकने वाले हैं, तो 30 लाख शेयर्स का बड़ा सौदा हुआ है। इसके अलावा भेल में करीब 33 लाख शेयर्स का बड़ा सौदा हुआ है और साथ साथ 11 लाख शेयर्स, तो करीब 44 लाख शेयर्स का बड़ा सौदा भेल में हुआ है। नवनीत एजुकेशन में 10 लाख शेयर्स का बड़ा सौदा हुआ है और अदानी पावर में 25 लाख शेयर्स का बड़ा सौदा हुआ है। बिल्कुल, और ये सारे हाई बीटा काउंटर्स पर बड़े सौदे सुबह ही होते हुए दिख गए थे और सारे के सारे बड़े एक्शन में भी आपको आते हुए दिख रहे हैं। पर ये हैं आपके लिए आज के कुछ खबरों वाले शेयर्स और साथ ही बल्क डील्स जहां पर मोमेंटम बन रहा है। आइए देखें कौन से स्टॉक्स हैं जो इस समय बढ़िया तेजी दिखा रहे हैं। इंडिया बुल्स पर तो वागले साहब ने राय दे ही दी, 210 के लेवल्स पर आ गया है और अच्छी तेजी इस पर बन चुकी है। PNB पर क्या व्यू बनना चाहिए, आइए इसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। जिस तरह से तेजी का रुझान बना ही हुआ है इस पर, हिमांशु जी PNB पर राय दे। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको पसंद आया, PNB आज बैन से भी बाहर आया और अब मोमेंटम में आया है, और ट्रेड दिखता है यहाँ से या फिर आज की मूव आ चुकी है? हिमांशु जी, आज के लिए मैं इतना सर्टेन नहीं हूँ। वीकली एक्सपायरी के चलते यहाँ पर थोड़ा सा रेंज बाउंड सेशन जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल सेटअप PNB का काफी पॉजिटिव है और मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन के बाद बहुत जल्द एक मूव के लिए तैयार है। इंपॉर्टेंट लेवल्स वॉच करने के लिए रहेंगे 38.39 रुपए के लेवल्स। जैसे ही ये स्टॉक उनको पार करेगा दीपांशु जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिल सकता है और स्टॉक नियर टर्म में 43 से 44 रुपीज तक के टारगेट्स का दिखाने का पोटेंशियल रखता है। काफी पॉजिटिव सेटअप है और मुझे लगता है कि यहाँ पर जरूर इस स्टॉक को रडार पर रखना चाहिए और स्टॉक जैसे ही 38 साढ़े 38 के ऊपर निकलता है, यहाँ पर एग्रेसिवली बाइंग की सलाह रहेगी। ओके, तो नजर रखिए, बैन से बाहर आया है पर आज की मूव हो चुकी है, पर मोमेंटम इस पर और आपको बनते हुए दिख सकता है। कुछ और काउंटर्स जहां पर एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। यूनिकेम, इस पर खबर आती हुई दिख रही है US FDA से एमिट्रिप्टाइलिन HCI की दवा के लिए इन्हें मंजूरी मिल गई है। डिप्रेशन की दवा के लिए की दवा है ये, जिसकी अर्जी के लिए मंजूर कर दिया है US FDA ने। और यूनिकेम पर भी हम 8% का उछाल आते हुए देख रहे हैं, एक स्पाइक आते हुए दिखाए। कुणाल जी, कोई राय यूनिकेम पर? खबर के दम पर स्टॉक रिएक्ट कर रहा है? देखिए, एक ब्रेकआउट हुआ है दीपांशु, चार्ट भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर भी कप विद हैंडल वो हमारा पसंदीदा पैटर्न बना है और ब्रेकआउट आया है 355 रुपए के ऊपर। 360 रुपए का भाव है, तो मुझे लगता है कि अभी भी तेजी कायम रहेगी। आज अगर बंदी 355 के ऊपर हो जाती है तो ये स्टॉक फिर 380 तक बिना किसी बाधा के बहुत आसानी से चला जाएगा। तो 380 का टारगेट होना चाहिए, 355 के ऊपर क्लोज आने पर बाय करें। ओके, तो ये है आपके लिए यूनिकेम, 380 के लेवल तक ये जा सकता है। जैन साहब भी हमारे साथ हैं और जैन साहब, आपके जेम्स के ढेरों स्टॉक्स भरपूर एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं रोज की तरह सर, पर TCI एक्सप्रेस, इस पर लगातार हमारी चर्चा हो रही है। 18 तारीख को हमने नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में भी बात करी थी, तब 950-960 के करीब शेयर था। उसके बाद नतीजे आए और आज देखिए सर 17% और ऊपर है। उसी दिन तेजी आई थी और उसके बाद नतीजों के बाद और बड़ी तेजी आती हुई देखिए। मैनेजमेंट कॉन कॉल से भी बाजार काफी खुश हुआ है। TCI एक्सप्रेस, अब बताएं सर, 950 से 1250 का लेवल 2 दिनों में इसने क्रॉस कर लिया है। बिल्कुल, देखिए टारगेट्स भी सब क्रॉस कर गए हैं। देखिए, मैं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, देखिए लाजमी है, क्योंकि देखिए ये वैल्यूएशन के हिसाब से ये स्टॉक सस्ता पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, क्योंकि क्वालिटी कंपनी है। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी मैंने पहले दिया था क्योंकि ग्रुप की कंपनी थी, वो मुझे वैल्यूएशन से सस्ती लगती थी। फिर TCI एक्सप्रेस इसलिए दिया कि मुझे लॉजिस्टिक स्पेस बहुत ज्यादा आगे आने वाले दिनों में प्रॉमिसिंग लगता है और सरकार इस बार लॉजिस्टिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाली है, क्योंकि ये जो भी सेकेंड वेव, थर्ड वेव आगे आएंगी और कुछ भी होता है तो लॉजिस्टिक्स विल प्ले अ वेरी बिग रोल इन द होल। क्योंकि अभी जो सप्लाई चेन डिसरप्शन और ये सब की वजह से जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आ रहे हैं
तो कहीं ना कहीं वो लॉजिस्टिक्स से ही मीट आउट होगा और जीएसटी के बाद तो लॉजिस्टिक्स और एग्रेसिवली बुलिश हो गया। तो मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स में लॉन्ग रन के लिए तो बने रहे। बाकी जिन्होंने इतना जल्दी इतना प्रॉफिट कमा लिया, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनती है। बाकी आज आप सही करें, बहुत सारे ढेर सारे जेम स्टॉक्स और अपोलो सिंदूरी होटल्स, जो कि नाम तो है होटल्स और होटल स्टॉक्स भी चल रहे हैं, बट वो हॉस्पिटल सप्लाईज में भी है। तो हॉस्पिटल और होटल का एकदम बेस्ट कॉम्बो अपोलो सिंदूरी होटल्स एक इलिक्विड स्टॉक है, इसलिए थोड़ा कम चर्चा में आता है, बट वो आज जबरदस्त चला हुआ है। लाओपाला तो कल भी दिया था और जैन साहब के जेम्स में भी दिया था, 8 मार्च को वो चल गया। टाइड वाटर, टीसीआई एक्सप्रेस और इप्का भी थोड़ी देर पहले शो में आ रहा था, तब उसका भी टारगेट अचीव हो गया। सो ओवरऑल 10 की कमाई एसपीएल मिड कैप और जैन साहब के जेम्स वाले बहुत सारे स्टॉक्स लाइन से अचीव हो रहे हैं। और मैं शाम को इसलिए आजकल अपडेट भी करता हूं मेरे ट्विटर हैंडल पे। बिल्कुल सर, और बढ़िया मोमेंटम में आ रहे हैं। जैन साहब की रीसेंट रिकमेंडेशन थी टीसीआई एक्सप्रेस देख लीजिए। लाओपाला कल ही बात करी थी 235 के लेवल्स पर, 275 के टारगेट्स दिए थे, 265 पर तो ऑलरेडी स्टॉक आते हुए आपको दिख भी गया है। तो बढ़िया तेजी कुछ काउंटर्स में बनती हुई दिख रही है। एक स्टॉक और वागले साहब, जस्ट डायल, जरा इस पर भी राय दें। 10% की तेजी है, हालांकि ये डेज हाई से ऑफ है, अभी थोड़ी देर पहले और बढ़िया तेजी दिखा रहा था। जस्ट डायल में क्या चल रहा है वागले साहब? वापस 800 के ऊपर आया काउंटर। दीपांशु, हाई मोमेंटम काउंटर है। देखो अभी थोड़ी देर पहले 840, 842 था, अभी 804 है। तो ये मोमेंटम हैंडल करना या वोलेटिलिटी हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं इसमें एंट्री करने की सलाह नहीं दूंगा सिर्फ इसके लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपको मूव लेना है पोजिशनली 3 से 6 महीने, वो अलग बात है। आपका 720 का स्टॉप लॉस और इसीलिए मेरा इसमें 960, 980, इवन 1000 तक के टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए जस्ट डायल। 1000 तक के टारगेट्स के लिए ये काउंटर आपको और बड़ी मूव दिखाते हुए दिख सकता है। नजर रखते हैं। थोड़ा बाजार पर प्रेशर आ रहा है, 14,950 के करीब निफ्टी अब फिसलते हुए आपको दिख रहा है। आधे % की कमजोरी निफ्टी पर है और बैंक निफ्टी भी 150 पॉइंट्स नीचे आपको आते हुए दिख रहा है। 32,500 को होल्ड कर रहा है, बट थोड़ी वहां पर कमजोरी आती हुई दिख रही है। तो हल्की सी सुस्ती ग्लोबल बाजारों में और बढ़ती हुई दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स अब 200 पॉइंट्स नीचे आते हुए दिख रहे हैं, तो वहां से भी थोड़ा बिकवाली का दबाव इस समय बाजार में आ रहा है। लीड कर रहे हैं इस बिकवाली को कुछ दिग्गज काउंटर्स। एक तो आज सारे मेटल स्टॉक्स कमजोरी में आपको आते हुए दिख रहे हैं, तो वहां से परेशानी है। साथ ही एक्सिस बैंक आज थोड़ी सुस्ती आपको दिखा रहा है, नजर रखिए उस पर। कोल इंडिया, हिंडाल्को, टाटा स्टील, ब्रिटानिया, ओएनजीसी, सन फार्मा, आईओसी, ये कुछ काउंटर्स हैं जो इस समय आपको कमजोरी का रुझान दिखा रहे हैं बाजार के एक्शन का। जहां तक सवाल है, रिलायंस इंडस्ट्री से भी कोई सपोर्ट इस समय आते हुए नहीं दिख रहा है, तो नजर रखिए थोड़ी सुस्ती और बाजार में बढ़ती हुई दिख रही है। पर हिंडाल्को की मैंने बात करी, और दूसरा सबसे बड़ा लूजर है इस समय निफ्टी में। वायदा कारोबार में भी तेज गिरावट आ रही है, 4.5% नीचे है। क्या है यहाँ पर नतीजों का अनुमान, इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। आशीष हमारे साथ तैयार हैं। आशीष बताइए क्या चल रहा है हिंडाल्को में, नतीजों की क्या एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल देवांशु, अच्छे नतीजे आएंगे। जिस प्रकार से देख रहे हैं सभी मेटल कंपनीज जो है अच्छे नतीजे रिपोर्ट करती आ रही हैं। इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी का जो मुनाफा है वो करीब 229% बढ़ता हुआ नजर आएगा। 2200 करोड़ के आसपास का जो है मुनाफे का आंकड़ा हम एक्सपेक्ट करते जा रहे हैं। हालांकि मार्जिन पर थोड़ी सी एक दबाव की आशंका है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सप्लाई चेन की जो दिक्कतें हैं इसके चलते इनका प्रोडक्ट मिक्स है, इस पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो मार्जिन में आपको कोई एक्सपांशन नजर नहीं आएगा, मोर और लेस स्टेबल है। हालांकि हिंडाल्को का हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो वहां पर मार्जिन पर आपको एक सरप्राइज देखने को मिलता है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बिक्री अगर बढ़िया होती है तो मार्जिन में एक्सपांशन भी देखने को मिल सकता है। कामकाजी मुनाफा करीब 33% बढ़ेगा और आय जो है इसमें 31% का इजाफा देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों सेगमेंट में अच्छी प्रदर्शन की उम्मीद है, नतीजे बढ़िया आएंगे। ओके, तो नतीजे तो बढ़िया आने वाले हैं और पिछली तिमाही तो काफी दमदार रही है। पिछले कुछ दिनों से जो आयरन ओर के प्राइसेस में हो रहा है, चाइना ने कुछ कर्व्स लगाए हैं, बाकी बेस मेटल्स में भी हम दबाव देख रहे हैं, इसलिए हम मेटल काउंटर्स पर थोड़ी इस समय नरमी बनते हुए देख रहे हैं, जिसकी वजह से फिलहाल अगर आप देखें तो बाजार के भी टॉप लूजर्स आपको सारे के सारे मेटल काउंटर्स ही दिखेंगे। पर एक और स्टॉक जहां पर कमजोरी बनी हुई है आज के सेशन में, यूपीएल। जरा बंसल जी इस पर राय दें, क्योंकि बड़ी तेजी के बाद अब थोड़ा करेक्शन ये दिखा रहा है। क्या ये वापस अट्रैक्टिव एंट्री पर या थोड़ी कमजोरी का इंतजार करना चाहिए? चार्ट्स क्या कहती हैं सर?
देखिए दीपांशु, बड़े चार्ट तो पॉजिटिव है, बट एक चीज ये भी देखनी चाहिए कि स्टॉक 622 से एक नॉन स्टॉप ऊपर तक भागा है, एकदम 797 तक, 800 रुपए तक स्टॉक गया है। तो करेक्शन में स्टॉक 745 750 तक आ सकता है। तो 15-20 रुपए की करेक्शन रूल आउट नहीं की जा सकती है। इन स्तरों पर अगर किसी को खरीदना है तो डिप में 740 745 के लेवल्स आते हैं, तो उन स्तरों के अराउंड खरीदारी की राय होगी। ओके, तो ये है यूपीएल में आपके लिए खरीदारी की राय। लेकिन बहुत देर बाद बंसल जी की आवाज़ सुनने को मिली। बंसल जी, आप थोड़ी देर नज़र नहीं आए, तो मैंने पूछा कुणाल जी को, एक बार जरा कुणाल जी बंसल जी सबको दिखाइए जरा स्क्रीन पर एक साथ, हमारे सारे एक्सपर्ट को। मैंने पूछा कुणाल जी को बंसल जी कहाँ हैं, तो वो बोले कि आज बंसल जी बड़े दिनों बाद घर से बाहर निकले समोसा खाने के लिए। मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ। मैंने कहा ये मार्केट आवर्स में शो के दौरान आप समोसा खाने कहाँ चले गए बंसल जी? नहीं अनिल जी, समोसा से अनिल जी कुणाल जी का मतलब है वैक्सीनेशन। तो अनिल जी सह परिवार पूरे एचयूएफ के साथ सेकंड डोज लगवाने गया था अनिल जी। अरे वाह, क्या बात है। मैं वही सोचा, आप तो एकदम जैसे बड़े जिम्मेदार नागरिक हैं, ऐसे बाहर घूमने फिरने वालों में है नहीं। तो चलिए, आपका दूसरा डोज कंप्लीट? बिल्कुल। देखिए अनिल जी, जिम्मेवार भी हूँ और अनिल जी मैं थोड़ा सा ग्रीडी भी हूँ, और एबी कैपिटल 150 रुपए तक जाने की तैयारी कर रहा है। तो अनिल जी अपनी पूरी तैयारी कर रहा हूँ कि 150 रुपए आए तो हवा यात्रा करके अनिल जी आपके पास वो कुर्ता लेने आऊँ अनिल जी, वो लाल वाला। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जिम्मेदारी के साथ वक्त पर आप अपना वैक्सीन का डोज लगाएं। और देखिए, मैं वैक्सीन का डोज लगाने के लिए बंसल जी को भी समय की मैं थोड़ी रियायत दे देता हूँ, छूट दे देता हूँ। तो लेकिन बंसल जी का डेडिकेशन देखिए कि भले ही वक्त उन्हें जो भी मिला हो, अपॉइंटमेंट मिला हो, उसमें जाकर तुरंत वापस शो के लिए आए। ये खास बात है बंसल जी के डेडिकेशन की, जिसकी तारीफ़ करनी चाहिए। तो बंसल जी, आपका स्वागत है। मैंने तो आपकी आवाज़ सुनी तो पता चल गया कि आप आ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आइए अब कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन होता दिख रहा है, उन पर फोकस कर लेते हैं। बाजार दिन के निचले स्तरों की तरफ आ रहे हैं, तो थोड़े से करेक्शन के मूड में तो हैं बाजार, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़े नीचे आते दिख रहे हैं। एक और स्टॉक है जहाँ पर एक्शन भरपूर होता दिख रहा है, वो है M&M। लगभग 2% ऊपर दिखा है। M&M आज रिकमेंडेशन लिस्ट में भी शामिल था, या शायद कल मेरे ख्याल से जय ने रिकमेंड किया, नहीं किरण जी ने आज सुबह रिकमेंड किया था। तो वागले साहब, किरण जी की अनुपस्थिति में M&M के चार्ट पर आप अपनी राय दें। अनिल जी, मुझे 820 तक का अपसाइड दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस आपको 788 787 का लेना पड़ेगा। वो मोमेंटम मिसिंग है, आज क्या आ जाएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। मे भी 1-2 दिन में 820 अगर ब्रेक करता है तो मे भी इवन 835 तक ये स्टॉक जा सकता है। ट्रेंड पॉजिटिव है। ओके, ट्रेंड है पॉजिटिव, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आइए, श्री सीमेंट ये पेश करने वाली है अपने नतीजे, और इनके नतीजों पर एक बार अनुमान समझ ले मानसी से, और उसके तुरंत बाद आपके सामने जुड़ेंगे सेठी साहब, और सेठी साहब के तुरंत बाद 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी भी आपके लिए तैयार है। डेटा में क्रंच कर चुका हूं। तो पहले मानसी के पास चलते हैं, जानते हैं श्री सीमेंट के नतीजों का अनुमान। दमदार रहेंगे नतीजे? मानसी, कैसे हैं अनुमान? गुड आफ्टरनून अनिल सर। दमदार नतीजे आने का अनुमान है। मांग सुधरने से वॉल्यूम्स में बढ़त देखने को मिलेगी। सालाना आधार पर 14% तक की बढ़त वॉल्यूम्स में देखने को मिल सकती है। रियलाइजेशंस में सालाना आधार पर 2% और तिमाही आधार पर 3% की बढ़त का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। अब वॉल्यूम ग्रोथ और रियलाइजेशंस क्योंकि बेहतर आने वाले हैं, सीधा इसका इम्पैक्ट आय पर पड़ता दिखेगा। आय में सुधार हम अनुमान करके चल रहे हैं। करीब 20% की बढ़त कंपनी की आय में आती हुई दिख सकती है। खर्चों में बढ़ोतरी से मार्जिन्स पर कुछ हद तक असर पड़ सकता है। सिर्फ ये एक कंसर्न है रिजल्ट्स में, जिसे देखना होगा। अनुमान यही 33.5% से मार्जिन दिख सकते हैं। इंटरेस्ट कम होने से मुनाफा सुधरता हुआ दिखेगा। करीब 18 से 19% की बढ़त मुनाफे के फ्रंट पर आती हुई दिख सकती है। 588 करोड़ से 699 करोड़ पर कंपनी के मुनाफे का आंकड़ा आने का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर हमें नजर रखनी है। कंपनी की कैपेसिटी एडिशन प्लान्स हैं कई सारे, उस पर मैनेजमेंट कमेंट्री क्या आती है। साथ ही महाराष्ट्र ग्राइंडिंग यूनिट कमिश्निंग की स्थिति फिलहाल क्या है, और गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट एक्सपेंशन की स्पीड क्या है, इस पर भी नजर रहेगी। ओके, तो ये है श्री सीमेंट के नतीजों का अनुमान जो आपके लिए तैयार है। इस पर रखिएगा नजर रखिएगा सेठी साहब पर, और नजर रखिएगा सेठी साहब की पिक्स पर। वक्त है सदाबहार सेठी साहब से मुलाकात करने का।
बिगलों की कमी के बीच में सेठी साहब अपने नियत समय 2:30 बजे तैयार हैं अपनी दो बेहतरीन पिक के साथ। पहले तो सेठी साहब से पूछा जाए कि पिक्स का कॉम्बिनेशन क्या है। सेठी साहब, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। ठीक है अनिल जी, दो स्टॉक्स में खरीदारी करनी है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है। और बाकी अनिल जी टाइम परमिटिंग और आपकी इजाजत होगी तो एक F&O का स्टॉक भी रेकमेंड करना चाहूंगा। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, नेकी और पूछ पहले शुरुआत कीजिए, किससे करेंगे बताइए आप। अनिल जी दोनों कैश मार्केट के स्टॉक पहले देना चाहूंगा। जो पहला कैश मार्केट का स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है, मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है, कई बार नेशनल लेवल पे भी रिकमेंड किया है। कंपनी का नाम है वाटेक वाबाग, जो WABAG के नाम से NSE में सिंबल है उसका। अभी भाव चल रहा 276-77 का। एक बहुत ही दमदार कंपनी है ये, एक ट्रू MNC है भारत से, जिसका ग्लोबल प्रेजेंस है। अराउंड 20 से ज्यादा कंट्रीज में ये काम करती है। EPC और ONM कॉन्ट्रैक्ट जो कि वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करती है, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर डिसैलिनेशन, वाटर रिक्लेमेशन, इन तरह का कारोबार है। एक जबरदस्त 9,600 करोड़ की ऑर्डर बुक है और अच्छी स्ट्रॉन्ग एक ऑर्डर पाइपलाइन है। सरकार के जो प्रोजेक्ट है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, फिर आपके जल जीवन मिशन है, उसकी एक मेजर बेनिफिशियरी है। और ये कंपनी आजकल कई छोटे टाउन्स की म्यूनिसिपैलिटीज के साथ एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट करती है, जैसे इन्होंने यूपी में आगरा और गाजियाबाद में किया है, जिसमें 150 करोड़ रुपए एवरी ईयर के हिसाब से एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फिर फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और इसमें कुछ क्वार्टर्स पहले बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला जी ने भी अराउंड 8% हिस्सेदारी खरीदी। फिर अभी मैं जब और चेक कर रहा था तो MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने भी इसमें 2.52% स्टेक ले रखा है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी कंपनी, और इस क्वार्टर के नतीजे जब आएंगे मुझे लगता है दमदार नतीजे आएंगे। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिहाज से खरीदारी करने की सलाह है। टारगेट रहेगा 295 का, स्टॉप लॉस रखना है 265। ओके, तो 295 का टारगेट, 265 का स्टॉप लॉस, ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय आती हुई वाटेक वाबाग में। दूसरा स्टॉक बताएं सेठी साहब। जो अनिल जी आज का दूसरा स्टॉक है वो है एक राइस एक्सपोर्टिंग कंपनी KRBL। ये दुनिया की सबसे बड़ी बासमती एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। इनका ब्रांड है इंडिया गेट, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। कंपनी 120 साल पुरानी कंपनी है। 1889 से इसका पहले नाम खुशीराम बिहारी लाल करके होता था, वो अब शॉर्ट फॉर्म होके KRBL हो गया है। कंपनी इंटरनेशनली लगभग सभी देशों में प्रेजेंट है। मिडिल ईस्ट है, यूरोप है, USA, कनाडा, अफ्रीका, सब जगह प्रेजेंट है और सब जगह एक्सपोर्ट करती है। सॉलिड फंडामेंटल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 18%, रिटर्न ऑन इक्विटी 17-18% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24%, डेट भी एकदम नेग्लिजिबल अराउंड 0.15 है। और वैल्यूएशन के लिहाज से 10 के मल्टीपल पे स्टॉक बहुत ही सस्ता लगता है। अभी ये 238-39 के आसपास ट्रेड करता है मुझे लगता है। और बाकी एक और जो ट्रिगर है, देखिए जब से US में प्रेसिडेंट बदले हैं, जो बाइडेन आए हैं, उनका जो ईरान के प्रति अप्रोच है वो थोड़ा सॉफ्ट है। तो हो सकता है ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील की बातें और उसके कारण फिर उसके सैंक्शन हट जाते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो इस तरह की कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो ऑल इन ऑल स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म में 260 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस सकता है 230 का। 230 का स्टॉप लॉस, 260 के टारगेट के लिए खरीदारी करें KRBL में। तो दो बेहतरीन मिड कैप स्टॉक्स वाटेक वाबाग और KRBL, दोनों में खरीदारी करने की राय है आपके लिए इस वक्त। आइए, सेठी साहब ने कहा है एक स्पेशल पिक देंगे, वो F&O से होगी। बताएं सेठी साहब, वायदा कारोबार का आपकी पसंद का शेयर। बिल्कुल अनिल जी, देखिए वैसे आज निफ्टी में गिरावट है, लेकिन कैश मार्केट में तो कोई भी कमी नहीं है एक्शन की। हाल ही में एक हैदराबाद इंडस्ट्रीज मैंने मंडे को SPL मिड कैप में दिया था 3900 के लेवल पे। आज गुरुवार हुआ है और वो स्टॉक का भाव अभी 4800 रुपए, 25% तेजी हो गई है। बट आज इस माहौल में भी एक F&O स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है BPCL, जिसमें खरीदारी करने की सलाह है। मेयर फ्यूचर्स अभी ट्रेड कर रहे हैं 452-53 पे। मुझे लगता है इस स्टॉक को आप बिल्कुल खरीदना चाहिए। एक तो सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट के लिए मीटिंग होनी है आज, उसके अलावा कंपनी ने ऑलरेडी 26 तारीख की डेट अनाउंस करी है डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए और रिजल्ट के लिए। रिजल्ट हमने IOC के देखे, अच्छे नतीजे थे और इस कंपनी से डिविडेंड को लेके बहुत उम्मीदें है, बिकॉज इन्होंने पिछले क्वार्टर में एक तो नुमलीगढ़ रिफाइनरी को अपनी स्टेक सेल करके कुछ 9-10 हजार करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिनका पेमेंट भी ऑलमोस्ट आ गया है। शायद असम गवर्नमेंट का आना बाकी है और बाकी ट्रेजरी के शेयर बेच के भी पूंजी जुटाई है इन्होंने। तो मुझे लगता है बिफोर डाइवेस्टमेंट एक हेफ्टी डिविडेंड इस कंपनी से बिल्कुल एक्सपेक्ट करना चाहिए।
तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है और मुझे लगता है इसमें बहुत ही जल्दी 480 के लेवल्स बिल्कुल देखे जा सकते हैं, 440 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल BPCL पर रखें नज़र। और ये आप अनिल जी भी आज सुबह इसके बारे में बात कर रहे थे, हमने भी आपको एक्सक्लूसिव खबर बताई जो विनिवेश को लेकर आज एक अहम बैठक होने वाली है और डिविडेंड का तो इंतजार है ही। शुक्रिया सेठी साहब। आज 3 पिक्स, एक एक्स्ट्रा गिफ्ट सेठी साहब की तरफ से, 2 कैश स्टॉक्स वाटेक वाबाग और KRBL, और साथ ही BPCL के फ्यूचर्स खरीदने की राय। आइए, बाजार में थोड़ी नरमी बनते हुए दिख रहे हैं, तो जान लेते हैं अनिल जी से कि क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए आपको इस समय, डेटा क्या कह रहा है। चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। सर, कमजोरी तो बढ़ रही है इस समय थोड़ी बाजार में, और ग्लोबल मार्केट्स पे भी हल्का सा दबाव बढ़ते हुए दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स करीब अब 200 अंकों की गिरावट आपको दिखा रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी आधे % की गिरावट आ रही है। यूरोप की शुरुआत अच्छी हुई थी, गेन्स अपने होल्ड कर रहे हैं, बट ऊंचाई से यूरोप के भी बाजार थोड़े फिसलते हुए दिखे हैं। तेल पर वापस दबाव आ रहा है और अब 1.5% नीचे कच्चा तेल भी आते हुए दिख रहा है। और एशिया में जापान पॉजिटिव क्लोज हुआ, बट हांगकांग और चाइना में गिरावट के साथ बंद हुए। तो ग्लोबल क्यूज फिर से थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। सर, बताएं क्या करना चाहिए। दीप, देखिए, आज थोड़ा एक्सपायरी का प्रेशर रहेगा और उसके बाद कल से थोड़ी आपके लिए सिचुएशन क्लियर होगी। और वैसे भी 4 दिन से अमेरिकी बाजार गिर रहे हैं, तो देखते हैं। 3 दिन से, माफिएगा, 3 दिन से गिरे ना, हाँ 3 दिन से, तो देखते हैं 4 लगातार ऐसा एक तरफा गिरे, इसकी संभावनाएं कम है। एक बाउंस बैक भी आ सकता है, लेकिन वही है कि गिरने के बाद बाउंस बैक आता है तो नेट क्लोजिंग आपको नेगेटिव मिलती है और 250 पॉइंट अब डाउ फ्यूचर नीचे है, तो थोड़ा रिस्क तो है ही उसमें। चलिए, पहले मैं आपको एक बार डेटा बता दूँ, डेटा क्या करें। इंटरेस्टिंग बात क्या है, 14,900 यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में, जहाँ पर आप इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, उसके बेहद करीब निफ्टी के पुट पर। तो आज होने वाली एक्सपायरी के लिए 14,900 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 63 लाख शेयरों का। तो संभावना पूरी ये है कि अगले 1 घंटे में हम 14,900 को होल्ड करेंगे, उसके नीचे नहीं जाने चाहिए। ये मेरा मानना है। 14,900, 14,925 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और वो आसानी से नहीं टूटना चाहिए। अगर 3 बजे के पहले आप 14,900 को तोड़ते हैं, 3:05 के पहले और टिक जाते हैं, तो फिर आपके लिए 14,825, 14,850 तक की तैयारी होगी। हालांकि उसकी संभावना कम है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक्सपायरी का दिन है, ग्लोबल मार्केट थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं, तो आपके हाथ में लेवल होने चाहिए। मेरा ये मानना है 14,900, 14,925 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज को बाजार होल्ड करेगा। अब ऊपर कितना जा सकता है, 15,000 के पार जाकर टिकेगा, इसकी संभावना भी कम है, नहीं के बराबर है, क्योंकि वहाँ 71 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, उसमें से 51 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं आपको 14,925 से 14,950 की 965 की रेंज में, मोर प्रिसाइजली 14,925, 14,975, इस रेंज में कहीं कहीं आज एक्सपायरी होनी चाहिए डेटा के लिहाज से। अभी तो ये दिख रहा है, तो न 15,000 को हम पार करेंगे, न 14,900 के नीचे जाएंगे, और इस रेंज में 14,925, 14,965 के आसपास कहीं कहीं एक्सपायरी होने की संभावनाएं बनती है। और अगर 3:05 के पहले 15,000 के ऊपर निकलकर टिक जाएं तो 30-40 पॉइंट की तेजी और बनेगी। अगर 3:05 के पहले 14,900 तोड़ दें तो 50 से 75 पॉइंट की कमजोरी और बनेगी। दोनों की संभावना कम है। सिर्फ एकेडमिक पर्पज से आपके पास में डेटा होने चाहिए कि अगर ऐसा कोई बड़ा मूव आ जाए तो आपको क्या करना है। बाकी संभावना है कि जहां आप हैं इसके आसपास ही 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे में कहीं कहीं आज आप एक्सपायरी देखेंगे। ये तो बात हुई निफ्टी के डेटा की। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इस वक्त आपके चल रहा है 33,500 के आसपास। अभी 33,500 के लेवल को थोड़ा सा तोड़ा है बैंक निफ्टी ने, और 33,450 आखिरी उम्मीद है। 33,450 के नीचे आने पर आपके लिए रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि 33,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में 25 लाख शेयरों का। अगर उसके नीचे 10-15 मिनट रह जाता है तो रिस्क है। फिर आपके लिए 33,150, 33,300 की रेंज में बाजार आने को तैयार है, और फिर आपके बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नीचे की तरफ होने के पूरे चांस है। तो अगले 15-20 मिनट बहुत ज़रूरी है कि बैंक निफ्टी वापस से 33,500 के ऊपर बना रहे। तो बेस्ट केस सिनेरियो में आपको जो एक्सपायरी मिल सकती है आज की, वो 33,700, 33,800 की रेंज में बेस्ट केस सिनेरियो, उसके ऊपर नहीं हो सकती है। और वर्स्ट केस सिनेरियो में 33,150 के आसपास की हो सकती है। ज़्यादा संभावना है कि आप 33,300 के आसपास आप एक्सपायरी दें, अगर आप 33,500 के ऊपर टिक ना पाए 3 बजे के पहले। तो बैंक निफ्टी थोड़ी कमजोरी के संकेत अब देना शुरू किया है। निफ्टी थोड़े से सपोर्ट लेवल के आसपास आता दिख रहा है, तो थोड़ा सा देर वेट एंड वॉच वाला मूड रखें, वो ज़्यादा बढ़िया है। जी दीप।
बिल्कुल, तो थोड़ा वेट एंड वॉच वाला मूवमेंट है। देखते हैं किस तरह से आप अब आगे का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट नरमी आ रही है, बैंक निफ्टी पर दबाव है 200 पॉइंट्स नीचे इस समय। एक्सिस बैंक ऑफर फॉर सेल चल रहा है। कल इंस्टीट्यूशनल था, आज रिटेल के लिए खुला हुआ है। अब तक 32% भरा है ये इशू। अनिल जी की भी सलाह है, इसमें आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो पैसा जरूर आपको लगाना चाहिए। एक्सिस बैंक फोकस में है, आज हल्की सी नरमी हमें दिखा रहा है ये काउंटर, पर नजर रखिए बैंक शेयर्स इस समय थोड़ी और गिरावट दिखा रहे हैं। आइए श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और श्रीकांत जी, दोनों तरफ का एक्शन हो रहा है बाजार में, पर कुछ एक्टिव स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। पहले चोला इन्वेस्टमेंट, जरा इस पर नजर डालिए सर। डिस्पाइट मार्केट मूवमेंट, ये एक फाइनेंशियल स्टॉक है जो डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, लगभग 4% ऊपर। कोई राय चोला पर सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, वैसे मार्केट में हमने जो सेल ऑफ देखा है वो काफ़ी ग्रेजुअल है और काफ़ी स्लो मैं बोल सकता हूँ। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जैसे भी अनिल जी ने बताया कि 14,900 14,930 के रेंज में एक अच्छा सपोर्ट मार्केट को मिल सकता है और एक हमें जाते जाते एक रिवर्सल एक्टिविटी भी देखने मिल सकती है। ये एक व्यू बना हुआ है और इस वजह से मुझे लगता है कि चोला फाइनेंस ने जैसे कि एक इमीडिएट रेंज को क्रॉस किया है 560 के ऊपर, तो जो नेक्स्ट लेवल बनते हैं वो बनते हैं तकरीबन 580 से लेकर 590 के। तो करंट लेवल से अगर मोमेंटम अगर है स्टॉक में तो बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है। और जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो काफ़ी नज़दीक के रहेंगे। 560 रुपये के स्टॉप लॉस रख सकते हैं हम और 580 रुपये के टारगेट के लिए चोला फाइनेंस में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, तो नजर रखिए चोला फाइनेंस में। सिलेक्ट मिड कैप फाइनेंशियल्स में अच्छा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। अभी हम बात भी कर रहे थे, जहां तक सवाल है M&M फाइनेंस का, वहां पर आपको तेजी बनती हुई दिख रही है। चोला फाइनेंस एक और काउंटर है जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। कुछ नतीजों का भी रिएक्शन आज आ रहा है। हिमांशु जी, एक स्टॉक है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, जरा इस पर नजर डालिए। मोमेंटम अच्छा बनते हुए दिख रहा है इस पर और सुबह की ऊंचाई से थोड़ा गिरा है बट अपनी तेजी को होल्ड कर रहा है। एंड्योरेंस टेक पर यहां से कोई मूवमेंट दिखते हैं? एक्चुअली सेटअप स्टॉक का पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि इवन आज एक गैप के साथ ओपनिंग हुई और अपने हाई से थोड़ा ऑफ काम कर रहा है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का व्यू बनाकर अपनी पोजीशन बनाई जा सकती है। 1380 1385 एंट्री का अच्छा लेवल है जहाँ पे खरीदारी करके चला जा सकता है। अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि 1420 1450 इंपॉर्टेंट लेवल है वॉच करने के लिए। अगर स्टॉक उनके पार निकलता है तो फिर मुझे लगता है कि स्टॉक नए हाइज की तरफ जाने का पोटेंशियल रखता है। तो सेटअप पॉजिटिव है और खरीदारी का मन यहाँ पर बनाया जा सकता है। ओके, तो सेटअप पॉजिटिव है, खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। कैश स्पेस पे नजर रखिए, आपको बढ़िया थीम्स आती हुई दिख रही हैं। आज कुछ और नतीजों का भी हमें इंतजार है, आइए वहां पर भी एक बार नजर डाल देते हैं। वागले साहब ने आज सुबह बात करी थी रैडिको खैतान की, वहां पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है। पर लिकर स्पेस की दिग्गज यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसके आने वाले हैं नतीजे और इन नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष, बताएं अब क्या एक्सपेक्टेशन है यूनाइटेड स्पिरिट्स की, किस तरह के रहे हैं इसका Q4 की परफॉर्मेंस? देखिए, अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, छोटे बेस का बेनिफिट है और इस बार जो है मुनाफे में आपको काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से भी अगर आप देखें तो शानदार तिमाही है, क्योंकि पिछले साल करीब 20% की जो है इन्होंने प्रेस्टीज एंड अबव यानी प्रीमियम सेगमेंट में करीब 20% की डी ग्रोथ दर्ज की थी। इस बार 8% की पॉजिटिव ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है और पॉपुलर सेगमेंट में अगर आप देखें तो पिछले साल करीब 7% की डी ग्रोथ थी, यहाँ पर 2% की हेल्दी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। और मुनाफे का आंकड़ा देखिए बहुत ही शानदार रहेगा। पिछले साल 23 करोड़ का मुनाफा था, 196 करोड़ का आंकड़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्जिन में भी अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी, 13.5% से बढ़कर 16%। कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा, यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, 26% की ग्रोथ यहाँ पर भी है, क्योंकि दरअसल पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो ग्लास और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यानी जो शराब बनाने का कच्चा माल होता है उसकी कीमतें भी स्थिर देखने को मिली। इसके चलते मार्जिन में अच्छा एक्सपेंशन है और बिक्री भी पिछले साल के मुकाबले ठीक हुई है, इसके लिए आपको 7% की ग्रोथ टॉप लाइन में भी नजर आएगी। नतीजे तो बढ़िया रहेंगे, लेकिन जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, इसका क्या प्रभाव है और आगे मांग में जैसी रिकवरी कैसी एक्सपेक्ट कर रहा है मैनेजमेंट, इसकी कमेंट्री पर नजर रहेगी। नतीजे बढ़िया आएंगे। बिल्कुल, तो नतीजे बढ़िया आने वाले हैं यूनाइटेड स्पिरिट से और इस पर आपको नज़र भी रखनी चाहिए। जैन साहब, कोई राय इस स्पेस पर या फिर यूनाइटेड स्पिरिट्स पर, क्योंकि अब वापस ये स्पेस फोकस में आ रही है। Q4 तो अच्छा रहा ही, उसके बाद अप्रैल थोड़ा सुस्त था, बट वापस रीओपनिंग को लेकर जो सेक्टर्स फोकस में आ रहे हैं, यहाँ पर हम उसका भी एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। देखिए, वेरी फ्रैंकली बहुत ज्यादा मैं कीनली ट्रैक नहीं करता, बट जब भी पूछा जाता तो मैं रैडिको खैतान को काफी बार रेकमेंड किया हुआ हूँ।
सो रीओपनिंग और ये सबका सर्टेनली इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। एंड इस बार वैसे भी देखिए कंजम्पशन इन टाइप के आइटम्स की और रीओपनिंग पे और ज़्यादा भी हो सकती है। सो ओवरऑल आई फील कि जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, बाकी रेडिको खैतान इज अ बाय ऑन डिक्लाइंस, बट वेरी फ्रेंकली आई डोंट ट्रैक द सेक्टर वेरी कीनली। सो मैं बहुत ज़्यादा मेरे कमेंट्स पे लोग नहीं ज़्यादा वो करे तो अच्छा रहेगा, और टेक्निकली और समझ लेना। मुझे लगा ही दीप, जब आपने सवाल पूछा जैन साहब को कि जैन साहब बहाना बना देंगे मैं सेक्टर को क्लोजली ट्रैक नहीं करता, तो मैं तब तैयार ही बैठा था। मैंने कहा जब जैन साहब का ये सवाल आएगा तो मैं सीधा सवाल मतलब एकदम डायरेक्ट कर दूंगा बंसल जी की तरफ से। बंसल जी देखो बिल्कुल नीचे देख रहे हैं, उनको पता है कि मेरी तरफ सवाल आने वाला है, उनका फोकस है ही नहीं कैमरे की तरफ, लगातार चार्ट ही देख रहे हैं कि उन्हें मालूम है सवाल तो मेरे पास ही आने वाला है। तो बंसल जी अब आप चार्ट बता दो, सवाल तो आ गया आपके पास। देखिए अनिल जी, रेडिको खैतान का तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, और सुबह शायद वागले जी ने भी रिकमेंड किया था। और एकदम अनिल जी देखिए, जहां यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूबीएल में करेक्शन देखने को मिल रही है, ये स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है यहाँ पर और जिस तरीके की बुलिश कैंडल गिरते बाजार में बनी हुई है, तो यहाँ पर 608 610 के लक्ष्य के लिए होल्ड करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय रेडिको खैतान पर इस वक्त आती हुई। आइए हेवल्स के भी आने वाले हैं नतीजे, और देख लेते हैं कैसे रहेंगे नतीजे। बताने के लिए तैयार है आशीष हमारे साथ। आशीष, रिजल्ट प्रीव्यू हेवल्स। अनिल जी, अच्छे नतीजे आएंगे। पिछले साल देखिए मुकाबले देखें तो बिक्री काफ़ी बढ़िया देखने को मिली, इसके चलते आय में करीब 48% की ग्रोथ नजर आएगी। और लॉयड सेगमेंट जो इनका कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट है, वहां पर भी प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। कंपनी का जो मुनाफा है वो 74% बढ़ने का अनुमान है, 308 करोड़ रहने का अनुमान है कंपनी का जो मुनाफा है। हालांकि क्योंकि जो लागत खर्च है, मेटल की कीमतें जो बढ़ती जा रही है, इसका प्रभाव आपको मार्जिन पर देखने को मिलेगा। बहुत ही सीमित एक्सपेंशन हम उम्मीद लगा रहे हैं, 11% से बढ़कर करीब 14% के आसपास के जो है एबिटा मार्जिन कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। लेकिन कामकाजी मुनाफा देखिए अच्छा बढ़त यहाँ पर नजर आएगी, करीब 90% बढ़त देखने को मिलेगी। और यहाँ पर भी देखिए क्योंकि कंज्यूमर स्पेस से जुड़ी हुई कंपनी है, तो जो दूसरी लहर आई है इसका क्या प्रभाव है, आगे जाकर कितनी रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस पर नजर रहेगी। लेकिन इस तिमाही के जो नतीजे हैं, अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा, बढ़िया नंबर्स आएंगे। अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद हेवल्स से आप करके चल सकते हैं। यहाँ पर भी आज रिजल्ट्स आने की तैयारी है और नंबर्स रहने चाहिए मजबूत। इन मजबूत नंबर्स को चार्ट्स पर भी एक बार देख लिया जाए। हिमांशु जी बताएं, हेवल्स के चार्ट्स देखकर क्या रिजल्ट से पहले खरीदा जाए या छोड़ दे, जाने दे? नहीं अनिल जी, मैं कहूँगा कि चार्ट सेटअप पॉजिटिव है, और इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बार ये रिकमेंड भी हुआ है। मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में अच्छा ट्रैक्शन अभी भी देखने को मिल सकता है। 1100 रुपये का एक इमीडिएट टारगेट है अनिल जी स्टॉक के लिए। 1100 रुपये के ऊपर अगर निकलता है तो अनिल जी एक शार्प अप मूव देखने को मिल सकता है। टिल देन 1100 रुपये के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 1065 रुपये का एक स्टॉप लॉस रिकमेंडेड रहेगा। ओके, तो ये है राय आपके लिए आती हुई। 1100 रुपये तक के टारगेट के लिए हेवल्स में खरीदारी करने की राय। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में। आइए देखते हैं नितिन जी को इस वक्त क्या पसंद है, क्या ट्रेड लेना चाहेंगे, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी पर? स्वागत है नितिन जी आपका। बताएं सर, क्या ट्रेड लेना चाहेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी? ये बैंक निफ्टी की 33,500 की पुट ऑप्शन लेंगे जो 60 रुपए में मिल रही है। इसका स्टॉप लॉस होगा 20 रुपए का, यानी 40 रुपए का कुल मिला के रिस्क लेना है, और टारगेट होंगे 120 रुपए के। तो मैं एट द मनी पुट ले रहा हूँ, 120 का टारगेट है और स्टॉप लॉस 20 रुपए का है। 33,500 की पुट ऑप्शन है। ये आज ही की एक्सपायरी वाली, राइट? जी अनिल जी, आज ही की एक्सपायरी। तो एक तरह से ये हीरो या जीरो कॉल हो गया। तो 33,500 का इन द मनी पुट ऑप्शन खरीदना है 60 रुपये में, और लगभग वही चल रहा है। 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, यानी कि 40 रुपये की रिस्क है मैक्सिमम, और 60 वाला 120 हो जाएगा। अगर यही 33,400 33,375 तक बैंक निफ्टी पहुंचता है, यानी कि यहाँ से 50-75 पॉइंट और वो तेज़ी से गिर भी रहा है, पहुँच भी जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो निफ्टी पर आपके लिए, बैंक निफ्टी पर माफ़ कीजिएगा, ये आपके लिए टारगेट आते हुए दिखेंगे नितिन जी की तरफ से। नितिन जी, इसके अलावा और कोई कॉल? नहीं अनिल जी, एक ही है ये बैंक निफ्टी की कॉल।
परफेक्ट। तो बैंक निफ्टी पर यह है आपके लिए कॉल एक बार आती हुई, हीरो या जीरो कॉल भी इसे एक तरह से आप कह सकते हैं। नितिन जी की तरफ से 33,500 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। चलिए, तो ये है आपके लिए। इस बीच बाजार थोड़े और कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं इस वक्त, और दिन के निचले स्तरों की तरफ आकर ट्रेड करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। तो थोड़ी देर में हम HPCL के नतीजे आने वाले हैं, उनके नतीजों का अनुमान भी आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक बार जल्दी से मैं HPCL का स्टॉक बता दूं और BPCL का भी बता दूं। पहले BPCL डे हाई पर है और HPCL को भी देख लीजिए, वो कहा जाता दिख रहा है। दोनों चार्ट एक साथ आएंगे तो आपको समझ में आएगा। HPCL डे लो पर है, ऑलमोस्ट डे लो पर, BPCL ऑलमोस्ट डे हाई पर। वाह! और दोनों साथ में देखिए, एक अलग डायरेक्शन में, एक दूसरे डायरेक्शन में। वजह इसके आएंगे 26 तारीख को नतीजे BPCL का, और डिविडेंड की है उम्मीद। HPCL के आएंगे नतीजे आज। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। तो तैयार है वरुण बताने के लिए HPCL के नतीजों का अनुमान। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, वैसे तो हमारे नतीजे का अनुमान जो था वो थोड़ा कमजोर था, लेकिन IOC के नतीजे आने के बाद थोड़ा गणित जो है वो गड़बड़ा गया है। हालांकि अनुमान मैं आपको बता देता हूँ, वॉल्यूम्स इस कंपनी के अच्छे रहने वाले हैं। वैसे भी अक्रॉस ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है इस बार वॉल्यूम्स अच्छे रहने वाले हैं, तो उसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा, जिसके कारण रेवेन्यू जो है 33% के आसपास बढ़ेंगे। इस कंपनी का जो रिफाइनिंग थ्रूपुट है वो भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक रहने वाला है। दिक्कत कहाँ होगी? दिक्कत होने वाली है कंपनियों के ऑयल, ये जो ऑटो के मार्केटिंग मार्जिन है वहाँ पे। IOC में भी यही अनुमान था कि वहाँ कमी होगी, HPCL में भी यही अनुमान है कि मार्केटिंग मार्जिन जो है उसमें गिरावट आ सकती है। हालांकि कंपनियों को जो है वो इन्वेंट्री गेन होगा, और HPCL के मामले में माना जा रहा है कि करीब $3 से $4 बैरल के आसपास का इन्वेंट्री गेन हो सकता है। तो इन फैक्टर्स के चलते EBITDA मार्जिन जो है 4.8% से गिर के 3.45% पे आएंगे। मुनाफा करीब 10% गिरेगा, 2100 करोड़ के आसपास के आ सकता है। लेकिन याद रखिए, ये IOC के नतीजे आने के पहले का अनुमान है। IOC के नतीजे आने के बाद और देखने के बाद, और जिस तरह से GRM IOC के देखने मिले, ऐसा लगता है कि हमारे अनुमान से बेहतर नतीजे HPCL पेश कर सकता है। तो ये है HPCL के नतीजों का अनुमान। तो HPCL के नतीजों से पहले क्या ये एक बढ़िया ट्रेड ऐसा हो सकता है कि कुणाल जी, कि HPCL को शॉर्ट किया जाए और BPCL को लॉन्ग किया जाए, परफेक्ट हेजिंग हो जाए, कुछ इस तरह का माहौल बनाओ आप? अनिल जी देखिए, बहुत आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है, क्योंकि अनिल जी ये विचार मन में बिल्कुल भी नहीं आया कि HPCL को शॉर्ट करके BPCL को लॉन्ग करें। लेकिन चार्ट अनिल जी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। HPCL में भी कुछ कमजोरी देखने को जरूर आज के ट्रेड में दिख रही है, लेकिन समस्या अनिल जी स्ट्रेटजी में ये है कि 260 रुपए पर एक बड़ा सपोर्ट है, तो HPCL से भी कोई बहुत ज्यादा डिक्लाइन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो हो सकता है कि छोटी मोटी गिरावट आपको देखने को मिल जाए और स्पेयर ट्रेड में नेट में प्रॉफिट आ जाए। लेकिन मेरी राय में अनिल जी, बिकवाली के इतने सारे विकल्प हैं, फिर HPCL को क्यों शॉर्ट करें? BPCL को हालांकि जरूर खरीद सकते हैं। हाँ, HPCL ने आपका क्या बिगाड़ा है? जाने दीजिए, मत करिए शॉर्ट। जो खरीदना है तो BPCL खरीदिए, पैसे वहाँ ज़्यादा बन जाएंगे, जल्दी बन जाएंगे। यह राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से आती हुई। आइए, इस बीच हम वागले साहब भी अपनी एक पिक देंगे, उससे पहले जल्दी से एक बार रिलैक्सो फुटवेयर के नतीजे आगे नतीजे बता दूं। जैन साहब ध्यान से सुनना, आप ही के लिए आए हैं ये रिजल्ट। ओके, ₹2.5 का डिविडेंड आया है, आय 541 करोड़ से बढ़कर 748 करोड़। बढ़िया बढ़िया है भाई, फर्स्ट क्लास, क्या चाहिए। लगभग 40% के आसपास की ग्रोथ दिख रही है आय में। मुनाफा 52 करोड़ से 102 करोड़, डबल हो गया, क्या चाहिए। बहुत बढ़िया नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। मैं हमने बताया भी था कि इसके आएंगे आपको दमदार रिजल्ट्स, और आप देखिए कमजोर बाजार में भी स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो जैन साहब बताएं, रिलैक्सो फुटवेयर, इस पर आपकी राय। बिल्कुल बेहतरीन रिजल्ट्स है। इनफैक्ट दिसंबर का क्वार्टर भी गजब गया था और उसके सामने ये क्वार्टर भी गजब है। तो देखिए पूरी रीरेटिंग होने वाली है कंपनी की, और मतलब मैनेजमेंट की क्वालिटी, कल भी बहुत लंबी बातचीत की थी इसके ऊपर, और काफी बार मैंने इसके ऊपर रिकमेंडेशंस भी दिए हुए, और इसके साथ साथ हमेशा BLS फाइनेंस की भी बात करते। तो कल तो अनिल जी जिक्र ही किया था, और 20% बैरपैक लग गया BLS फाइनेंस, तो क्योंकि उनके पास इसकी शायद 9.5% होल्डिंग है। अपने IPO के टाइम पे जो BLS ने प्रीमियम इकट्ठा किया था, उससे इन्होंने कुछ शेयर्स खरीदे थे, उनमें से एक रिलैक्सो भी था। सो आई थिंक रिलैक्सो में जिन लोगों ने निवेश कर रखा वो जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, और बाय एंड फॉरगेट स्टोरी है ये मेरे लिए तो। और बिल्कुल होल्ड करके रखे, और जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कंपनी का, वन ऑफ द लार्जेस्ट, एंड जबरदस्त मैनेजमेंट क्वालिटी, जबरदस्त ग्रोथ, जबरदस्त नंबर्स हर बार दे ही रही है। सो इट्स अ गुड होल्ड, नॉट टू बुक प्रॉफिट्स। ओके, तो ये है आपके लिए शानदार रिजल्ट। होल्ड करें इस स्टॉक को, हड़बड़ी न करें, जल्दबाजी न करें। वागले साहब के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक अर्जेंट
अर्जेंट दूसरा कॉल है वो पहले लेना जरूरी, क्योंकि वो है सिर्फ आज की एक्सपायरी से रिलेटेड, हीरो या जीरो कॉल। जहां श्रीकांत जी देना चाहते हैं निफ्टी पर एक हीरो या जीरो कॉल, पहले उनके लिए बिल्कुल हीरो या जीरो कॉल का। बताएं श्रीकांत सर। अनिल जी देखिए, वैसे मार्केट में जो करेक्शन एक्सपेक्टेड था उसमें 14,900 14,880 तक एक करेक्टिव वेव एक्सपेक्टेड थी, और मुझे लगता है कि आज के दिन में वो लेवल्स अभी आ चुके हैं। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि निफ्टी के 14,900 के कॉल ऑप्शंस बाय किए जा सकते हैं, जो तकरीबन 20-25 रुपए के करीब अवेलेबल है। मुझे लगता है कि 50 से लेकर 70 रुपए के टारगेट से दिखा सकता है क्लोजिंग के बेसिस पे। तो 20, 25 या 25 या 30 जो भी रेंज होगी बाय कर लीजिए, और स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पे 5 रुपए का। आज ही के एक्सपायरी वाला लेना है, राइट? ये आज ही के एक्सपायरी वाला लेना है अनिल जी, आज ही के एक्सपायरी वाला। ओके, तो आज ही के एक्सपायरी वाला 14,900 एकदम यहीं पर निफ्टी ट्रेड करता दिख रहा है, अपने अहम सपोर्ट पर आ गया है, और यहाँ पर आप 20 रुपए के आसपास की रिस्क लेकर आज की एक्सपायरी का एक कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। 5 रुपए पर स्टॉप लॉस गई, यानी कि मैक्सिमम रिस्क आपकी 15 की है। 50 से 70, यानी कि अगर बंद होते 14,950 14,975 की रेंज में आ गया तो आपके लिए काम हो जाएगा आसान। इस बीच अब घंटों का काम मिनटों में किया है आपके लिए नितिन जी ने। अभी नितिन जी ने आपको दी थी राय निफ्टी पर हीरो या जीरो ट्रेड, बैंक निफ्टी पर माफ कीजिएगा, पुट को ऑप्शन इन द मनी 33,500 का लेने की राय दी थी 60 रुपए में, 20 रुपए का स्टॉप लॉस की उन्होंने बात की थी। हाई बनाया है 149 का, 120 के टारगेट को भी और आगे पार करके 149 का हाई बनाया है। इनफैक्ट अभी भी लगभग वहीं पर चल रहा होगा, तो आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये राय नितिन जी की तरफ से निफ्टी का पुट खरीदने, बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीदने की राय सही सटीक, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे आपके लिए टारगेट हासिल होते हुए दिखें, दुगुने रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आप एक तेजी की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, अब से लेकर क्लोजिंग तक 3:30 बजे तक, वो होगा 14,900 के कॉल ऑप्शन का। ये आता दिख रहा है श्रीकांत जी की तरफ से, अहम सपोर्ट लेवल पर है इस वक्त निफ्टी। आइए अगला बिल्कुल वागले साहब के लिए, वागले कमांडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, मार्केट में थोड़ा सा मंदी का माहौल बन रहा है, लेकिन मेरा बाई ट्रेड ही है। सोलर फाइनेंस में मुझे मोमेंटम दिख रहा है, एक ब्रेकआउट आया है, 570 के पार निकला है। आपको 5 रुपए की रिस्क लेनी होगी, और मुझे लगता है कल 582 to 585 के टारगेट मिलने चाहिए। 565 स्टॉप लॉस, 585 टारगेट। ओके, 585 टारगेट, 565 स्टॉप लॉस, 570 पर मिल रहा है आपको। चोला इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर्स खरीदारी करके चल सकते हैं आप इस काउंटर पर। कैश स्टॉक्स पर हमारी नज़र बनी हुई है, और अनिल जी का एक फेवरेट स्टॉक, सेठी साहब का फेवरेट स्टॉक, हमारे बाकी एक्सपर्ट्स का भी फेवरेट स्टॉक, और जैन साहब को भी पसंद है फिलिप कार्बन ब्लैक। इस पर रखिए नज़र, अच्छी तेज़ी में आते हुए दिख रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही हम बात कर रहे थे 205 206 के लेवल्स पर था, 235 पर ये भी आते हुए दिख रहा है। जैन साहब क्या चल रहा है फिलिप्स कार्बन ब्लैक में? 235 के लेवल्स पर आते हुए दिखा है, यहाँ पर भी खरीदारी करनी चाहिए जिस तरह से कैश मार्केट में मोमेंटम बना हुआ है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये तो दाद देनी पड़ेगी कि अनिल जी ने, सेठी साहब ने, सबने बहुत निचले स्तरों से रेकमेंड करवाते हैं, और कई बार क्या होता है, कन्विक्शन जब ज्यादा रहता है तो रिपीटेटिवली हर एनालिस्ट के तरफ से आ जाता है। और फिलिप्स कार्बन ब्लैक वेरी फ्रैंकली मैं जैन साहब के जेम्स में काफी दिनों से एक्सप्लोर करा था, फिर मैं देखा कि रोज रोज डिस्कशन हो रहा है, तो फिर इसीलिए मैं रुक गया था। बट इट्स अ फैंटास्टिक स्टॉक। सबसे बढ़िया बात है ग्रुप, वो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आरपीजी कोइन का ग्रुप। और दूसरी बात, वैल्यूएशंस बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में डिविडेंड यील्ड इज फैंटास्टिक, 3% के लगभग। और दूसरी बात है कि अभी भी इतना चलने के बाद ये डर नहीं लग रहा है कि इससे निकलना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स वेर फैंटास्टिक। क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखें तो कहाँ 73 करोड़ पैट था पिछले मार्च में, उसके सामने 128 करोड़ का पैट, और फिर दिसंबर में भी 125 करोड़ का पैट। तो आई थिंक बिल्कुल होल्ड करके रखें, और ये मुझे लगता है अपना हाइज को क्रॉस करते जाएगा। 236 का पहले हाइज बनाया था, और आज इनफैक्ट अब हाइज बना रखा है। तो अब फ्री जोन में, वो क्या बोलते हैं टेक्निकली, ब्लू स्काई जोन में है, नीले नीले अंबर में, तो बिल्कुल होल्ड करके रखें।
बिल्कुल होल्ड करके ही रखने की सलाह है। फिलिप कार्बन ब्लैक अभी 2 दिन पहले ही इस पर चर्चा भी हो रही थी, सिमी जी भी इस पर बुलिश थी, सेठी साहब कई बार आपके लिए रेकमेंड करके गए हैं शॉर्ट टर्म पिक्स में भी, बंसल जी ने भी रिसेंटली 250 के टारगेट्स यहाँ पर दिए थे, तो उससे भी ज़्यादा दूर नहीं है इस समय। और अनिल जी ने भी 28 अप्रैल को आपको खरीदारी की राय दी थी, उसके 2 टारगेट्स आते हुए दिख रहे, 220-230 के टारगेट्स दिए थे, 250 का तीसरा टारगेट अभी आना बाकी है, पर नजर रखिए फिलिप्स कार्बन ब्लैक, यहाँ पर आप जबरदस्त तेजी देख रहे हैं। तो कुछ कुछ पॉकेट्स हैं बाजार की, उतार चढ़ाव के बीच आप वहां पर मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं। पर एक स्पेस जिस पर Q4 में काफी एक्शन रहा और फिर अब कोरोना की नई वेव के आने की वजह से वापस फोकस में आती हुई दिखी है आपकी डायग्नोस्टिक्स लैब्स, और इसमें से दिग्गज डॉक्टर लाल के आने वाले हैं नतीजे। आइए डॉक्टर लाल पैथ लैब्स पर जान लेते हैं किस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। देवांशी हमारे साथ तैयार है। देवांशी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए ये पूरे सेक्टर में हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बेहतर नंबर्स आने का अनुमान लगाया जा रहा है, और डॉक्टर लाल पैथ लैब ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। बेहतर नंबर्स हैं इस बार। अगर आप इसका मुनाफा देखें तो करीब 32 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ के भी पार इसका मुनाफा आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो लगभग आप देखिए 3 टाइम्स जो नंबर्स हैं वो आते हुए दिखेंगे इस बार। रेवेन्यूज़ में इस बार काफ़ी अच्छी बढ़त आती हुई दिखी है। जिस तरह से कोरोना की जो टेस्टिंग है वो बढ़ी है, जो होम डिलीवरीज हैं वो बढ़ती हुई दिख रही हैं, और इसके चलते भी हमने देखा है कि इनकी जो मार्जिन्स हैं ये थोड़े से बढ़ते हुए दिखे हैं। कामकाजी खर्च इस बार थोड़े से कम होते हुए दिखे हैं, और इसके चलते इनके मार्जिन्स में भी आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी। सारे सेगमेंट्स में आपको इस बार अच्छे नंबर्स आते हुए दिखेंगे। अगर कुल आय की बात करें तो करीब 52% से लेके 60% तक की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। कामकाजी मुनाफा इस बार करीब 150% तक बढ़ता हुआ दिखेगा। बड़ा जंप है 57 करोड़ से बढ़कर 145 करोड़ के आसपास का, और मार्जिन्स भी आप देखिए 19% से बढ़कर 30% के ऊपर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। सारे सेगमेंट्स इस बार अच्छे परफॉर्म करेंगे। नॉन कोविड टेस्टिंग भी इसकी जो वॉल्यूम्स हैं वो इस बार बढ़ते हुए दिखे थे, तो इसके चलते भी मार्जिन्स को काफ़ी सहारा मिलेगा। लेकिन इन ऑल इस बार बहुत ही बेहतर नंबर्स, बहुत ही मजबूत नंबर्स इस बार आपको डॉक्टर लाल से आते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, तो बढ़िया नंबर्स आते हुए दिखेंगे डॉक्टर लाल पर, और थोड़ा मोमेंटम में भी ये काउंटर आ रहा है, 1-1.5% ऊपर है। श्रीकांत जी कोई राय? अप्रैल में तो बढ़िया मोमेंटम था इस पूरी स्पेस में, फिर पिछले कुछ 2 हफ्तों से कंसोलिडेट भी कर रहा है, डॉक्टर लाल पर क्या राय देंगे? देखिए वैसे दीपांशु, अगर इसमें जो रैली देखी थी हमने, उस रैली का एक बड़ा करेक्शन आ चुका है, और ऑलमोस्ट 60-61% का करेक्शन अगर किसी स्टॉक में अगर आता है प्रीवियस रैली का, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि वहाँ पे सपोर्ट लेके एक रिबाउंड कर सकता है, और वो इनफैक्ट रिबाउंड में आ चुका है। तो मुझे लगता है कि ये और थोड़ी रैली कर सकता है, 2950 से लेकर 2960 के लेवल से दिखा सकता है, कि जहाँ पे इसने सबसे ज़्यादा वक्त निकाला था इस पूरे फॉल में। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है। 2845 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉप लॉस मुझे रखना है तो मैं रखूंगा इसमें 2800 रुपये का, क्योंकि स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल है, लेकिन यहाँ से 100 रुपये के आसपास की तेजी हमें बिल्कुल देखने मिल सकती है। ओके, थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है तो डीपर स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, बट परफॉर्मेंस अच्छी आ सकती है, नतीजों का भी सहारा मिलना चाहिए। तो डॉक्टर लाल पर आप रखिए नजर, यहाँ पर आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। 14,900 का स्तर तोड़ा है निफ्टी ने इस समय, लगभग 150 पॉइंट्स नीचे आते हुए दिख रहा है, और 32,280 पर बैंक निफ्टी आते हैं। तो बैंक निफ्टी में थोड़ी और तेजी से गिरावट इस समय आपने होती हुई देखी है, जिसकी वजह से बाजार पर दबाव बनते हुए दिख रहा है, और लगभग सारे बैंक्स पर जो प्रेशर आ रहा है वही मार्केट को ड्रैग कर रहा है। कुछ दिग्गज बैंक जहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रेशर दिख रहा है, HDFC बैंक 1.5% नीचे, एक्सिस बैंक OFS चल रहा है, वहां पर कमजोरी है, और साथ ही एक्सिस और साथ ही कोटक बैंक पर भी रखिए नजर, 1.5% नीचे ये भी है। ICICI बैंक पर भी आपको इस समय गिरावट आती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर ज्यादा प्रेशर है इस समय। टॉप लूजर बैंक निफ्टी का है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का, इस पर भी आप 2.5% की गिरावट बनते हुए देख रहे हैं। वागले साहब कोई राय? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर टॉप लूजर है, हालांकि वेटेज के हिसाब से उतना बड़ा कॉम्पोनेंट नहीं है बैंक निफ्टी का, बट टॉप लूजर है इस समय 2.5% नीचे, कोई राय? दीपांशु, मुझे वॉल्यूम बहुत कम लग रहे हैं सेलिंग में, तो समाव नीचे थोड़ा जाएगा। मार्केट का माहौल मंदी का है, बट मेरे पास कोई क्लियर स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं है। क्लियर स्टॉप लॉस टारगेट नहीं है, वॉल्यूम्स कम है, बट SBI पर एक बार जरा राय ले लेते हैं हिमांशु जी से। हिमांशु जी, SBI भी अब लाल निशान में आते हुए दिख रहा है, थोड़ा मोमेंटम बना था इस स्टॉक में, पर अब गिव अप करते हुए दिख रहा है। 380 पर SBI पर क्या राय देंगे? बाजार की वीकनेस में आज थोड़ा सा यहाँ पर भी वीकनेस आते हुए नजर आ रही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल सेटअप स्टॉक का पॉजिटिव है, और
फॉर अ चेंज अब की बार पीएसयू बैंक्स में वो ज़्यादा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 378 के आसपास वापस से इसमें एक अच्छा सपोर्ट बनता है, जहां पर मुझे लगता है कि शायद कल के सेशन में ये आपको लेवल देखने को मिल सकता है जहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है। ओके, तो शायद कल के सेशन में आपको मूवमेंट आते हुए दिखे। वीकली एक्सपायरी है, इससे आप थोड़ी कमजोरी बाजार में बनते हुए देख रहे हैं, बट कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है और कुछ अच्छे स्टॉक्स पर खरीदारी का भी मौका है। एक ऐसा ही स्टॉक जो कल रेकमेंड किया था एज पिक ऑफ द डे आज के ट्रेड के लिए, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। जरा इसको पुल अप करते हैं। 575 के लेवल्स पर आ रहा है, डेज हाई के करीब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बंसल जी कल राय दी थी, हालांकि 600 और उसके ऊपर के टारगेट्स दिए थे, पर किसी ने अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए लिया हो तो मुनाफा बुक करना चाहिए या मोमेंटम और ऊपर बढ़ते हुए दिखता है इस पे? नहीं दीपांशु, बिल्कुल कैरी करना चाहिए। खुले नीले आकाश में आ चुका है, आपको ऑफिशियली खुले नीले आकाश में आ चुका है, तो बिल्कुल कैरी करने की राय है और यहां से भी फर्दर इजाफा जो है ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। नजर रखिए इस पर, एक्शन बनते हुए दिख रहा है और कल इस स्टॉक पर रिकमेंडेशन भी आई थी पिक ऑफ द डे के लिए राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से। वायदा बाजार में काफी एक्शन बनते हुए दिख रहा है। हमने देखा पिछली सीरीज में, अप्रैल से पहले वाली सीरीज में काफी सारे नए स्टॉक्स भी आए थे, जिसकी वजह से एक्शन और बढ़ते हुए दिखा और अब कुछ और स्टॉक्स की एंट्री की तैयारी हो रही है। मार्केट में स्पेकुलेशन क्या है, वायदा कारोबार में नए एंट्रेंट्स कौन से हो सकते हैं, आइए एक बार देवांशी से ये जानते हैं। देवांशी बताएं, एफएनओ की लिस्ट बढ़ेगी, कौन से स्टॉक्स आ सकते हैं? बिल्कुल दीपांशु, हमने इससे पहले मार्च सीरीज में देखा था कि एक बड़ी लिस्ट यहाँ पे वायदा बाजार में एंटर होती हुई दिखी थी। 16 नए स्टॉक्स की एंट्री हुई थी और एक बार फिर यही अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बड़ी लिस्ट आती हुई दिख सकती है। करीब 34 ऐसे दावेदार हैं जो कि एफएनओ में आते हुए दिखेंगे। अब आप देखिए, इसमें से जो टॉप 5 या टॉप 6 स्टॉक्स हैं जो इसके टॉप दावेदार बनते हुए दिख रहे हैं, इसमें सबसे पहले तो एवेन्यू सुपरमार्ट है। इस स्टॉक की जो चर्चा है वो काफ़ी समय से होती हुई दिख रही है कि जिस तरह से इसका मार्केट कैप है, जिस तरह से मूवमेंट आती हुई दिखती है और वॉल्यूम्स हैं, तो ये लगातार हम देख रहे हैं कि एवेन्यू सुपरमार्ट से वायदा बाजार में शामिल होता हुआ दिख सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्यों हम अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं मई महीने में, क्योंकि पिछले कई सालों से हमने देखा है कि मई के मंथ में लगातार नई लिस्ट आती है जो वायदा बाजार में शामिल होती हुई दिखेगी। जो एडिशंस होते हैं स्टॉक्स के, वो उसकी जो घोषणा होती है वो मई महीने में होती है। अनुमान है कि इस बार भी होता हुआ दिखेगा, तो 30 मई तक आपको ये घोषणा हो सकती है। 34 नए एंट्रेंस आ सकते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट पहला स्टॉक है, इसके साथ ही एसबीआई कार्ड ये दूसरा स्टॉक है जहां पे यही एक्सपेक्टेड है कि ये वायदा बाजार में शामिल होता हुआ दिखेगा पिछले एक साल में जिस तरह से मूवमेंट आई है। सीडीएसएल ये तीसरा स्टॉक है जो वायदा बाजार में शामिल हो सकता है। एफएल इंडिया और आईडीएफसी लिमिटेड, इसके भी पूरे चांसेस हैं कि ये आ सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो फिलहाल प्रोबेबिलिटी बन रही है कि वो एंटर हो सकते हैं, जिसमें से डिक्सन टेक्नोलॉजी, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, ये टॉप प्रोबेबिलिटीज़ हैं। इसके साथ ही टाटा कम्युनिकेशन, आईईएक्स, इमामी, एमसीएक्स, सनोफी, पॉलीकैब, सिंजीन, साइएंट और टाटा मोटर डीवीआर, ये कुछ और नाम है जो कि शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इनकी एलिजिबिलिटी होती है, ये क्राइटेरिया पूरा करती हैं, तो इस पर आपको नजर रखनी है। हे भगवान, इतने सारे शेयर देवांशी, इतने सारे आ जाएंगे एफएनओ में? फिर तो रोज 2-5 बैन में बाहर अंदर होते रहेंगे, काम बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर, बैन में भी काफी अच्छा ये बताइए, आपके लिस्ट में एवेन्यू सुपरमार्ट भी है, डी मार्ट? बिल्कुल सर, सबसे इंटरेस्टिंग एवेन्यू सुपरमार्ट है क्योंकि हम हर बार बात करते हैं और कुणाल जी थोड़े से सैड हो जाएंगे। कुणाल जी, डी मार्ट आएगा इस बार या इस बार भी बच जाएगा, बताइए। अनिल जी, मेरी प्रार्थना है कि वो स्वीकार ना हो और अनिल जी बचा रहेगा तो अनिल जी पोर्टफोलियो में भी बचा रहेगा। एक बार ये उसमें आ गया एफएनओ के चपेट में तो अनिल जी फिर आशु जी की निगाह इस पर पड़ जाएगी, फिर वो शॉर्ट कॉल देने लगेंगे। तो बेहतर है अनिल जी बाहर रहे एफएनओ से, तो इसका भी अच्छा रहेगा और अनिल जी निवेशकों का भी अच्छा रहेगा। थिंक पॉजिटिव कुणाल जी, कौन जाने यही एक ऐसा स्टॉक हो डी मार्ट जो आशु जी का मन बदल दे कि ये मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटी तो इसमें लगती नहीं है,
ये तो ऊपर ही ऊपर जाता है, तो हो सकता है आशीष जी शॉर्ट देकर इसी में फंसे और उसके बाद शॉर्ट देना बंद तो क्या करेंगे, खैर बंद तो कभी नहीं कर पाएंगे जिंदगी में, कम तो कर दे कम से कम। जी कुणाल जी। अरे जी आपके मुंह में घी शक्कर अनिल जी, पर ऐसा होगा नहीं अनिल जी। चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद करें, लेकिन देखते हैं डी मार्ट इस बार फिर से एफएनओ की लिस्ट में तो है, एलिजिबल स्टॉक्स में तो है, लेकिन वही है एलिजिबिलिटी अपनी जगह, आना अपनी जगह दूसरी जगह, तो देखते क्या कुछ होता है। लेकिन लिस्ट इस बार बड़ी बन रही है, अगर आएंगे तो ढेर सारे स्टॉक, अभी तो पुराने वाले ही सारे याद नहीं हुए कि कौन कौन से नए आगे, कई बार भूल जाते हैं। अच्छा ये एफएनओ में, चलो फिर भी याद करने का काम करते हैं। ये बैन से बेनिफिट, ये भी आशीष हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में और हम उनसे जानेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं जो बैन लिस्ट में बदलाव लाने की तैयारी में। तो आशीष जुड़ ही चुके हैं, चलिए देखते हैं, नज़र डालते हैं बैन से बेनिफिट पर। बताएं आशीष, 3 स्टॉक है ना अभी इस वक्त बैन में? बिल्कुल नलिनी जी, सिर्फ 3 स्टॉक है बैन में, 3 में से एक बाहर निकलने वाला है, कैडिला हेल्थकेयर। यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट घटकर 81% होगी, 80% के नीचे आती स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। लेकिन कल जो 2 स्टॉक बैन से बाहर आए थे, आज पूरी संभावना कि इनकी री एंट्री होती हुई नजर आएगी। पीएनबी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर आप देखें तो बढ़कर 107% होगी, 95% का मार्क क्रॉस कर दिया है। बीएचएल यहाँ पर भी देखिए तेज उछाल देखने को मिला, पोजीशंस में 103% होगी। और अभी अभी में देखें तो सन टीवी यहाँ पर भी पोजीशन बिल्टअप बढ़िया होते हुए नजर आ रहा है, 95% के मार्क को यहाँ पर भी क्रॉस कर स्टॉक ने 103% होगी है, री एंट्री होगी। हेल्थकेयर ये बैन से बाहर आ जाए। ओके, तो ये है आपके लिए कैडिला हेल्थ केयर के बैन में से बाहर आने की संभावना और पीएनबी की एंट्री होने की पूरी संभावना आपको नजर आ रही है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है आपके लिए कैश का ऑप्शन। जय ठक्कर है तैयार। बताएं सर, जय क्या करना है? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, मार्केट बहुत ही एक इंटरेस्टिंग लेवल पर अभी आ चुका है। इनफैक्ट गैप तो पूरा फिल हो चुका है और एक ब्रेकआउट लेवल पर आ चुका है, जहां पे से हमें तेजी कुछ दिनों पहले देखने मिली, 2 दिन पहले। अब ये लेवल एक बहुत ही इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है। यहाँ से अगर ब्रेक डाउन आता है अनिल जी तो एक बड़ा मूव नीचे की तरफ आएगा, और ये अगर सपोर्ट ले लिया तो एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ आएगा। सो ये ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर जब भी आता है, हमने पास्ट में भी एक लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी इनिशिएट की है। सो द सेम स्ट्रैटेजी मैं अभी इनिशिएट करना चाहूंगा। यहाँ पे नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का 15,000 का कॉल खरीदना चाहिए, जो करीब अभी 113 पर मिल रहा है, और 14,800 का पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए 92 पर। सो दोनों का अगर टोटल अगर हम देखें अनिल जी तो 205 बनकर आ रहा है, 205 की लागत होगी नेट नेट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका नीचे में स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 147 का। फर्स्ट टारगेट ऊपर में इसके बनेंगे, वो रहेंगे 270 के, सेकंड टारगेट बनेंगे 310 के, 270 310। जब ये टोटल आता है तभी प्रॉफिट बुक करे। नीचे में 147 का स्टॉप लॉस रहेगा, 205 के आसपास ये स्ट्रैटेजी फॉर्म हो रही है। अनिल जी, ऐसे जब लेवल्स पर आता है तभी एक अच्छा मूव हमें आइदर वेज देखने मिलता है। ब्रेकआउट आया था 2 दिन पहले और वो लेवल्स को रिटेस्ट कर रहा है। अब क्या ये फॉल्स ब्रेकआउट है? अगर फॉल्स ब्रेकआउट है तो नीचे से जोर से आना चाहिए, जिसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग के साथ ही साथ शॉर्ट्स बिल्डअप भी होंगे। और अगर यहाँ से सपोर्ट लेगा तो एक अच्छा खासा हमें शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिल सकता है। तो आइदर विच वेज एक बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी में, इसलिए 15,000 का कॉल और 14,800 का पुट खरीदने की सलाह है। ओके, तो कॉल पुट के जरिए एक स्प्रेड बनाने की सलाह है जय की तरफ से। इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी जय आपको दे रहे हैं इस समय, दोनों तरफ के मूव्स के लिए आपको ये प्रोटेक्ट करता है। बट नजर रखिए, थोड़ा आप बाजार में एक्शन किसी भी डायरेक्शन पर आते हुए देख सकते हैं। 14,900 फिलहाल निफ्टी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और सक्सेसफुली होल्ड कर रहा है। पर देखते हैं ये क्लोजिंग पर किन लेवल्स पर आते हुए दिखेगा। बैंक निफ्टी में थोड़ी कमजोरी ज्यादा है, बट कुछ और नतीजे आते हुए दिख रहे थे। अभी अभी जब जय भी बात कर रहे थे, अल्ट्रामरीन पिगमेंट्स अच्छे नतीजे यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। कुणाल जी, जरा आप इसकी एक बार चार्ट्स पर भी नजर डालें। अल्ट्रामरीन के जो नतीजे अभी अभी आए हैं, कामकाजी मुनाफे में थोड़ी गिरावट देखिए, मार्जिन में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन जरूर आपने आते हुए दिखा है, पर आय में अच्छी बढ़त हुई है और मुनाफा स्टेबल रहा है। अल्ट्रामरीन पर कोई राय चार्ट्स पर कुणाल जी? देखिए दीपांशु, मुझे 1 मिनट का वक्त दें। बीएससी लिस्टेड है, मैं एक भी चार्ट खोलता हूं
तो 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। जैन साहब बता देंगे, अल्ट्रा मरीन पिगमेंट्स मेरे ख्याल से जैन साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। जैन साहब आइडिया है ना आपको इसके बारे में? नहीं बिल्कुल, मैंने 2 बार रेकमेंड किया हुआ है और काफी निचले स्तरों पे किया था। एक बार एसपीएल मिड कैप में और बाद में मैंने जैन साहब के जेम्स में भी किया है। बट आई थिंक मार्केट कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा है और मुझे थोड़ा सा और समझने का समय चाहिएगा कि इतना रिएक्शन इस रिजल्ट पे मतलब ऐसे कैसे, मतलब क्योंकि कोई और भी बात होगी, क्योंकि ये देखिए एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है और ऐसा नहीं है कि, और वैल्यूएशन भी कोई इतने महंगे नहीं थे, या तो चला हुआ बहुत है ओवर एक्सपेक्टेशन में और इसी की वजह से करेक्शन आया। सो देखना पड़ेगा। एंड ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट्स पहले तो सब बेहतरीन ही दे रहे थे ये लोग, और इस बार एक बार और अगर मुझे नेट प्रॉफिट का फिगर पता चल जाए तो अच्छा रहेगा। एक बार मैं थोड़ा सा देख नहीं बिल्कुल 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 आपके सामने रिजल्ट्स रख दिए जाए। एक बार फिर से अल्ट्रा मरीन पिगमेंट्स, इस कंपनी के रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिखेंगे। और देखिए मुनाफा 13 करोड़ से घटकर 11 करोड़ आया। आजकल क्या किसी की आदत नहीं है ना घटा हुआ मुनाफा देखने की, सब ऐसे आदतें बिगड़ी हुई है। 50%, 100%, 200%, 4 गुना 3 गुना। आय बढ़ी है 74 करोड़ से बढ़कर 87 करोड़। तो आय थोड़ी सी बढ़ी है, मुनाफा थोड़ा सा घटा है। ये है आंकड़े आपके सामने नतीजों के लिहाज से, और 5 रुपये का दिया है कंपनी ने डिविडेंड में। जी जैन साहब, हल्के ही हैं। आप देखिए 13 से 11 नहीं देखें, हमें देखना चाहिए 17 से और 18 करोड़ से, क्योंकि देखिए पिछले 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे कंपनी के। सितंबर का महीना था 17 करोड़ का पैट, फिर दिसंबर का क्वार्टर था उसमें 18 करोड़ का पैट, तो उसके सामने 11 करोड़। क्योंकि इस बार मैं आजकल जब भी मैं इवेल्युएट करता हूं स्टॉक्स को, तो आजकल YOY तो देखते हैं और साथ साथ Q1Q भी देखना पड़ता है कि किस तरीके से चल रहे हैं स्टॉक्स। क्योंकि 2 क्वार्टर, जून का क्वार्टर खराब था, फिर सितंबर का बढ़िया, दिसंबर का एक अच्छा क्वार्टर था ही, और मार्च ज्यादा अच्छा उम्मीद थी सबकी, तो उसके हिसाब से खरा नहीं उतरा। बट ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने ले रखा वो अननेसेसरली पैनिक करके निकले नहीं। बहुत बड़ा मूवमेंट दिया हुआ है, कहाँ 150-200 के लेवल्स पे हमने सब ने रेकमेंड किया, और आई थिंक कुणाल जी, राकेश जी ने भी एक बार ये स्टॉक को रेकमेंड किया बहुत निचले स्तरों पे। तो आई थिंक ठीक है, ओवर रिएक्शन। ओके, थोड़ा ओवर रिएक्शन आते हुए दिख रहा है अल्ट्रा मरीन पर, और जैसे जैन साहब कह रहे थे 18-19% गिरा, फिर वहां से नीचे से रिकवर होकर भी थोड़ा ऊपर आ रहा है, पर अभी भी 14% नीचे है। कुणाल जी, चार्ट्स अगर आपने देख लियो सर, थोड़ा रिकवर जरूर कर रहा है, पर 12-13% नीचे अल्ट्रा मरीन। देखिए बिल्कुल चार्ट्स मैंने खोल लिए दीपांशु। इसमें देखिए 360 रुपए के आसपास एक अहम सपोर्ट है, और आप देखिए 360 का लेवल अगर स्टॉक होल्ड कर जाता है तो एक सीमित दायरे में कारोबार करेगा, अपना वक्त लेगा, कंसोलिडेट करेगा और वापस तेज हो जाएगा। 360 अगर होल्ड कर जाता है तो कोई चिंता नहीं है, और जिनके पास पोजीशन है 360 का क्लोजिंग बेसिस का एक स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करें। मुझे उम्मीद है कि स्टॉक में आपको दोबारा रिकवरी देखने को मिलेगी। ओके, तो थोड़ी रिकवरी दोबारा इस पर आपको आती हुई दिख सकती है, बट अल्ट्रा मरीन पर रखिए नज़र। और जैसे जैन साहब कह रहे थे, नतीजे इमीडिएट बेसिस पर देखें तो थोड़े कमज़ोर दिखेंगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखें तो ऑलरेडी एक अच्छी बेस कंपनी ने बना ली है परफॉर्मेंस की। नज़र रखिए अल्ट्रा मरीन पर, इस पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको अच्छा एक्शन आते हुए दिख रहा है, डिस्पाइट कि बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव बना हुआ है इंडेक्स लेवल पर, बट ढेरों स्टॉक्स हैं जहां पर आप इंडिविजुअल मूवमेंट देख रहे हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इस पर भी नजर रखिए। आज इंडिया बुल्स ग्रुप के स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हाउसिंग फाइनेंस पर तो हमने अच्छी तेजी देखी है। हिमांशु जी, IB रियल पर कोई राय? 8% की तेजी बनी हुई है। बिल्कुल हिमांशु जी, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बनाने के बाद स्टॉक ने आज यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट दिया है। इनफैक्ट कुणाल जी ने शो की शुरुआत में इसका जिक्र भी किया था, और मुझे लगता है कि यहाँ पर चार्ट फॉर्मेशन बेहतर है। मेरा मानना है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में 100 से 105 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अभी यहाँ पर अप मूव की एक शुरुआत होते हुए नजर आ रही है दीपांशु जी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर करंट लेवल्स पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 88-89 अच्छे लेवल्स हैं, जहां पर अगर कोई डिप मिलता है तो वहां पे खरीदारी करके चलें। 84 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 105-110 रुपए तक के टारगेट्स के लिए IB रियल एस्टेट में खरीदारी की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो 105-110 के टारगेट के लिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में खरीदारी की जा सकती है। आइए श्रीकांत जी को कुछ पसंद आ रहा है बाजार में, जानते हैं उनकी स्ट्रैटेजी बिगुल BTSTT। बताएं श्रीकांत जी।
दीपांशु देखिए, वैसे मार्केट में दो स्टॉक मुझे एक समझ में आ रहा है। एक तो सबसे पहले ये है कि पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, अगर आप इसके पिछले तकरीबन एक 10 से 12 दिनों की अगर एक्टिविटी देखते हो तो एक काफ़ी बड़े रेंज में, यानी कि 39 और 35 इतने बड़े दायरे में इसमें काफ़ी बड़ा काम हुआ है, बड़ी एक्टिविटी के साथ काम हुआ है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक अपवर्ड ब्रेकआउट में जा सकता है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है। 37.75, 37.65, 37.65 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें स्टॉप लॉस रखना है आज के लोज का, जो तकरीबन 37 के करीब का है, जो इंट्राडे लो बने थे इसके। तो 37 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए और 39.50 से लेकर 40 रुपये के टारगेट्स हम देख सकते हैं। तो एक पीएनबी बाय करने की राय रहेगी। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज पे ध्यान रखें। ये स्टॉक कल के दिन में ब्रेकआउट में आ चुका था, आज वापस एक बार एक छोटे से करेक्शन में आया था, लेकिन उसी ब्रेकआउट के लेवल का सपोर्ट लेके ये टर्न हो चुका है। तो करंट लेवल से गोदरेज प्रॉपर्टीज को भी बाय किया जा सकता है 1290 में। स्टॉप लॉस रखे 1270 रुपये का और टारगेट्स रखे 1330 से लेकर 1350 के। ओके, 1330 से 1350 के टारगेट्स। रियल एस्टेट स्टॉक में एक अच्छी जान आई है ब्रिगेड के जब से नतीजे आए हैं, तो नज़र रखनी है इस स्पेस पर और नज़र रखनी है पीएनबी पर, जहां पर अच्छा एक्शन आ रहा है। और इस बीच बीपीसीएल पर अनिल जी कुछ खबरें आती हुई दिख रही हैं सर। ओके, बीपीसीएल को लेकर जो कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की आज बैठक होनी थी, वो बैठक शुरू हो चुकी है। 3 बजे ये बैठक होनी थी और ये बैठक अब आपके सामने शुरू हो चुकी है। न सिर्फ बीपीसीएल पे बल्कि डाइवेस्टमेंट के बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उन सब के लिए विचार विमर्श करने के लिए आज से ये बैठक शुरू हो चुकी है। तो डेवलपमेंट फिर से होते दिख रहे हैं लंबे समय बाद, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक सरकारी मशीनरी कम्प्लीटली कोरोना में लगी हुई थी, उनसे फोकस सरकार का उस वक्त उस तरफ था। अब फिर से थोड़ा थोड़ा काम दूसरे डिपार्टमेंट में भी अब तेज़ी से शुरू होता दिख रहा है। और डाइवेस्टमेंट को लेकर कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज़ की, जिसमें अलग अलग मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरीज़ हैं वो आज बैठक कर रहे हैं और आगे दिशा तय करेंगे कब किस तरह से आगे बढ़ना है इन सभी डिसइन्वेस्टमेंट में, जिसमें आपका बीपीसीएल हो गया, शिपिंग कॉरपोरेशन हो गया, कॉनकोर और बीएमएल, 4 तो ये है और एक एयर इंडिया, 5 है जिनके ऊपर आज विचार विमर्श होने वाला है। तो ये है आपके लिए बड़ा डेवलपमेंट आज इस वक्त आता हुआ, इस पर तैयारी हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। चलिए बढ़ेंगे आगे और इस वक्त आपके सामने 3:20 हो चुके हैं। तो दीप एक काम करें, कल के लिए ये क्लोजिंग वाली स्ट्रेटेजी पर फोकस कर लेते हैं हम। बिल्कुल सर, बाजार में भी थोड़े उतार चढ़ाव वाले संकेत हैं, तो चलिए जानते हैं अनिल जी से क्या आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, फाइनल स्ट्रैटेजी का बिल्कुल। अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स अभी थोड़ा और फिसले थे पर वहां से संभलकर वापस हल्की सी रिकवरी दिखा रहे हैं, बट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स नीचे डाउ फ्यूचर्स हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स पर देखें तो आधे % की गिरावट है। यूरोप में भी अब यूके के बाजार लाल निशान में आ गए हैं, हालांकि फ्रांस और जर्मनी अभी भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। कच्चे तेल में भारी बिकवाली है इस समय, 2% नीचे वापस कच्चा तेल आपको आते हुए दिख रहा है। ब्रेंट $65 पर है। सोने पर भी हम दबाव देख रहे हैं, बट बिटकॉइन रिकवर हो गया है सर, वापस $39,000 पर आ रहा है। माइल्ड पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। एथेरियम, XRP, बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वहां पर भी इस समय एटलीस्ट स्टेबल एक्शन बनते हुए दिख रहा है। कल की वॉलेटिलिटी से अगर आप कंपेयर करें तो वहां पर थोड़ी स्टेबिलिटी है, बट अब तो 40,000 आ गया, तो बिटकॉइन में थोड़ा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है सर इस समय। बट ऑफ कोर्स बाजारों में थोड़ा दबाव है, क्या करके जाना चाहिए? पहले तो ये इन शूरवीरों से मिलना चाहिए, बहादुर जांबाज जो है, जिनकी हिम्मत है, मतलब कि कैसे खरीद लेते हैं बिटकॉइन, मतलब इतने 30-40 पर कॉन्फिडेंस लेवल देखो आप इनका कि कई बार गिर कर बढ़ा है, फिर बढ़ेगा। तो वापस देखो बात करते करते 4%, 5%, धन्य हो भाई, हिम्मत का काम है। आई डोंट नो, मतलब दीप मुझे नहीं पता कितने लोग वाकई में महीने भर मेहनत करने के बाद जो थोड़ी सी सैलरी मिलती है उसमें से बिटकॉइन खरीदने की रिस्क ले सकते हैं। कम ही होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन चलिए बढ़िया है। जिन्होंने खरीदा है उनका भला हो रहा है, जिन्होंने खरीद के रखा उनका भला हो रहा है, तो किसी का तो भला हो रहा है दुनिया में, ये अच्छी बात है। बाकी बड़ी हिम्मत का काम है भाई, कौन खरीदता है भगवान जाने। एक दिन में 30-40% अगर हो जाए, हमारे तो 3-4% किसी दिन निफ्टी गिर जाए तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बाजार धड़ाम से गिरे, ये वो बड़ी हेडलाइन। जहाँ 40-40% पे ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि कत्ल भी हो जाता है और चर्चा भी नहीं होती, वैसी वाली हाल है। बट एनीवे, चलिए हमारे मार्केट की बात करते हैं।
समाओ मैं बेरिश नहीं हूं, मैं एक दिन और देखना चाहता हूं मार्केट। अगर 14,800 के नीचे बाजार बंद होगा तो ही हम व्यू बदलेंगे, फिर हम पॉजिटिव से न्यूट्रल व्यू करेंगे। और 14,900 के ऊपर जब तक बंद हो रहा है तब तक वो व्यू पॉजिटिव और बुलिश साइड पर है। मेरा ये समझना 3 दिन से ऑलरेडी निफ्टी कमज़ोर हो, माफ़ कीजिएगा, अमेरिका कमज़ोर हो चुका है। डाउ फ्यूचर्स एक बार आपके सामने 100 कितने नीचे, एक बार जरा डाउ फ्यूचर्स लेके आते हैं तो एक अंदाज़ा लगेगा कि इस वक्त डाउ फ्यूचर्स कैसा ट्रेड कर रहे हैं। आपने बताया तो था मेरा ध्यान, लेकिन बिटकॉइन में रह गया। हाँ 184, अच्छा नीचे तो है। तो देखते हैं, एक दिन और देखते हैं, अगर 14,800 के नीचे जाएगा तो व्यू बदलेंगे। अदरवाइज हमारे लिए 14,800 15,200 की रेंज है निफ्टी के लिए कंसोलिडेशन की, उसमें रहने देते। तो स्टेटस को रखें, अगर हिम्मत है तो आप खरीदारी कीजिए, 14,800 का एक पुट खरीद लीजिए ताकि आपकी रिस्क कम हो जाए अगर कोई गैप से नीचे ओपनिंग होने के आसार बन जाए तो। क्योंकि देखिए वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो आपके लिए फ्रेश ट्रेड बनाने से बढ़िया है कि आपके जो एग्जिस्टिंग ट्रेड्स है उसे हैंडल करें। तेजी की पोजीशन है, 14,800 का पुट ले लीजिए, 33,000 का पुट ले लीजिए बैंक निफ्टी पर। मंदी की पोजीशन है तो 15,100 का पुट कॉल बेच दीजिए, कॉल खरीद लीजिए, और बैंक निफ्टी पर 34,000 के आसपास का कॉल खरीद लिया। आउट ऑफ द मनी के कॉल हैं तो आपके लिए प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तो आप अपनी हेजिंग लेकर चलें। इंडेक्स 14,800 15,200 ये रेंज निफ्टी की नज़र आती है, 33,000 34,000 बैंक निफ्टी की नज़र आती है। इस रेंज के किसी एक तरफ बाहर निकलेंगे तो फिर डिसाइड करेंगे कि क्या ट्रेंड और मूड बदलना है। फिलहाल कुछ भी नहीं, यही रहने वाला है आपके लिए। जी दीप। और बाय द वे, जब ये क्रिप्टो करेंसी की बात, हम बिटकॉइन की बात करें तो काफ़ी चेहरों पे मुस्कुराहट आई, जैन साहब, बंसल जी, ये सब। तो आपकी मुस्कुराहट का जवाब और इस पर जो डिस्कशन है ये 3:30 पर ड्यू रहा। 4-5 मिनट अपने विचारों को रोकथाम दीजिए, बस बाजार बंद होने का वक्त है। थोड़ा सा दीप जल्दी से क्लोजिंग दिखा दे, उसके बाद हम आपके पास आएंगे 3:30 बजे, इस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक दीप, ओवर टू यू। 1 मिनट। बिल्कुल सर, क्रिप्टो बाजार ज़रूर उस पर डिस्कशन करेंगे और थोड़ी रिकवरी के भी आसार आ रहे हैं, पर देखते हैं इस पर क्या इम्पैक्ट बनेगा। इस बीच कुछ नतीजे भी आए थे सर, जल्दी से 1-2 स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे आए हैं उसको हाईलाइट कर लेते हैं। उषा मार्टिन के नतीजे आते हुए दिखे थे आपको। रेवेन्यू 515 करोड़ से बढ़कर 653 करोड़ का आया है। मुनाफा 90 लाख से बढ़कर 68 करोड़ का आते हुए दिखा है। तो दमदार नतीजे रहे हैं। कामकाजी मुनाफा डबल हो गया है। मार्जिन में भी आपने अच्छा एक्सपेंशन देखा है। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स के भी नतीजे आपको आते हुए दिख रहे हैं और ये भी नतीजे अच्छे दिखे हैं। मुनाफा 38 करोड़ से बढ़कर 43 करोड़ का आया है और आय में तो हमने और भी अच्छी बढ़त देखी है। तो कुछ कैश मार्केट में नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। एक बार उषा मार्टिन पर जरा जल्दी से कुणाल जी से राय ले लूं। कुणाल जी, कोई राय? इस चार्ट पर ज्यादा डिस्कस नहीं होता है बट नतीजे दमदार रहे हैं, स्पेशली जो मुनाफे में बढ़त आई है। देखिए रनअप भी काफ़ी बड़ा आ चुका है, स्टॉक नीचे के लेवल से काफ़ी अच्छा रनअप दिखा चुका है दीपांशु। उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन हो रहा है। मुझे एक सपोर्ट नज़र आता है मौजूदा भाव के आसपास, तो मुझे लगता है कि इन स्तरों के आसपास सपोर्ट है। बहुत बड़ा डाउनसाइड मुझे नहीं लगता है। 54.50 रुपये के आसपास सपोर्ट है चार्ट पर, और ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 56 साढ़े 56 के आसपास है। तो सीमित दायरे का कारोबार होगा। जिनके पास पोजीशन है 54 का स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें, और इसमें 56.50 रुपये पार हो जाने के बाद फिर आपको नई तेजी देखने को मिलेगी। ओके, तो ये है आपके लिए राय जहां तक उषा मार्टिन का सवाल है। वागले साहब, इंडिया बुल्स हाउसिंग क्लोजिंग कमेंट, 10% की तेजी आज दिखा चुका है। किसी के पास पोजीशन है तो क्या करें? अगर खरीदारी करनी है तो डिप का इंतजार करें या मोमेंटम और बढ़ सकता है इस पे? दीपांशु, मुझे ये स्टॉक 230 240 तक पोजिशनली जाते हुए दिखता है, लेकिन उसके लिए आपको स्टॉप लॉस 195 का लेना पड़ेगा। उसका कोई ऐसा ट्रेडर बहुत लंबा है, तो होल्ड बिल्कुल कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए मैं भी थोड़ा सा करेक्टिव मूव आता है 205 206, फिर 200 198 के स्टॉप लॉस से, और 230 240 का टारगेट। ये ट्रेड सेटअप बिल्कुल बैठता है। ओके, तो बने रहने की सलाह है जहां तक इंडिया बुल्स हाउसिंग का सवाल है। बट आज नतीजों के बाद जबरदस्त रिएक्शन इस काउंटर ने आपको दिया है। आइए फिर क्लोजिंग एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेथ आज बाजार की अच्छी नहीं रही है और आप देख भी रहे हैं निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हो रहा है। सिर्फ 10-12 स्टॉक्स थे जो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ क्लोज हुए। सिप्ला टॉप गेनर 2.5% ऊपर। M&M, BPCL बड़े डिविडेंड का इंतजार है। 26 तारीख को है बोर्ड बैठक का, नतीजों के साथ डिविडेंड पर। इंडसइंड बैंक, टाइटन, L&T, SBI कल नतीजों से पहले। बजाज फिनसर्व और हल्की खरीदारी इन्फोसिस में भी आती हुई दिखी। पर मेटल स्टॉक्स के लिए एक और खराब दिन आपके लिए आता हुआ
टाटा स्टील 5% नीचे, हिंडाल्को 4.5% नीचे कल आएंगे। इसके नतीजे ओएनजीसी यहां पर कमजोरी, आईओसी यहां पर नतीजे तो ठीक ठाक आए बट सुस्ती दिख रही है। कोल इंडिया, सन फार्मा, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ओएफएस चल रहा है जहां पर रिटेल के लिए भारतीय एयरटेल और कोटक बैंक, यहां पर भी आपने सुस्ती बनती हुई देखी है। आईसीआईसीआई बैंक भी कमजोर ही दिखा आज के ट्रेडिंग सेशन में। वायदा कारोबार की बात करें तो ऑफकोर्स जो हम बात कर रहे थे इंडिया बुल्स हाउसिंग की, टॉप गेनर नतीजों का रिएक्शन, बॉश नतीजों का रिएक्शन 7.5% ऊपर ये काउंटर आते हुए दिख रहा है वापस 16,000 के लेवल पर। चोला इन्वेस्टमेंट में अच्छी खरीदारी, साथ ही एमएनएम फाइनेंस ये भी मूवमेंट रहा और मिड कैप फाइनेंशियल्स पर आप एक्शन देख रहे थे। पीएनबी वायदा कारोबार से बैन से आने के बाद दिन के ऊंचाई पर बंद हो रहा है 4.5% की तेजी के साथ। आरबीएल बैंक पे भी आपने अच्छी खरीदारी आज बनती हुई देखी है। इसके अलावा खरीदारी रही रैमको सीमेंट पर, खरीदारी दिखी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जिसके बारे में किरण जी सुबह बात कर रहे थे। डॉक्टर लाल कल नतीजों से पहले, बंधन बैंक, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक बार फिर से मोमेंटम में 2200 के लेवल्स पर आता हुआ। गोदरेज प्रॉपर्टीज, कमिंस इसके आएंगे नतीजे अगले हफ्ते। बीईएल, मन्नापुरम और मुथूट यहां पर भी आपने अच्छी खरीदारी देखी है। पर दबाव था सेल, 3 मई के बाद निचले स्तर पर सेल आते हुए दिख रहा है 120 के लेवल पर फिसलता हुआ। आज टाटा स्टील जैसे कि हम बात कर रहे थे, जेएसपीएल, एनएमडीसी यहां पर भी कमजोरी, गेल, नैल्को, भारत फोर्ज, पेट्रोनेट, सारे के सारे ऑयल एंड गैस और कमोडिटी से जुड़े हुए स्टॉक्स पर आज आपने भारी दबाव बनते हुए देखा है। इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक यहां पर कमजोरी दिखी। सन फार्मा, टारो के आए थे कमजोर नतीजे। सन टीवी वापस बैन में आने की तैयारी में। गुजरात गैस कंटेनर कॉर्पोरेशन कल नतीजों से पहले ये भी 1.5% नीचे ही आपको दिखा। तो अनिल जी, ओवरऑल सुस्ती वाला दिन जिस तरह से ग्लोबल मूड माहौल था, बट 14,900 प्रोविजनली होल्ड किया है निफ्टी में क्लोजिंग पर और 33,400 पर बैंक निफ्टी की प्रोविजनल क्लोजिंग आती हुई सर। बिल्कुल दीप, तो जो हम बात कर रहे थे कि 14,925 के आसपास कहीं क्लोजिंग होनी चाहिए, वहीं होती दिख रही है 14,920 के आसपास की क्लोजिंग। और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी 33,400 के आसपास ठीक है, ऐसे बहुत बुरी नहीं है। अच्छी तो नहीं कह सकते, नीचे ही बंद हो रहे हैं तो अच्छी तो कैसे बोलेंगे, लेकिन बहुत बुरी नहीं। जिस तरह का ग्लोबल मूड माहौल है, देखो कल अमेरिका इतना गिरा, ऊपर नीचे हुआ, डाउ फ्यूचर्स 200 नीचे है, उसके बावजूद 200 नीचे, उसके बावजूद आप मतलब इतना ही गिर रहे हो, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और एफआईज बेच भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो खरीद रहे हो। तो अपने दम पर जो मार्केट टिके हुए हैं वो मतलब क्रेडिट देनी चाहिए। कोई मतलब विपरीत परिस्थितियों में अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको शाबाशी देनी चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए। तो ये मार्केट में जो क्लोजिंग हुई वो उत्साह बढ़ाने वाली है। उत्साह कम तभी होगा जब 14,800 के नीचे निफ्टी बंद हो। जब तक 14,800 के ऊपर बंद हो रहा है तब तक जोश बरकरार रखें, वहाँ पर आप फिर उसके नीचे बंद होने पर डिसिप्लिन के तौर पर आपको तेजी की पोजीशन कम करनी होगी, ये ध्यान में रखिएगा। बात क्रिप्टो करेंसी की, जहाँ पर आज फिर से भारी एक्शन और एक बार फिर से उन दोनों तरह के लोगों का कॉन्फिडेंस मजबूत करता हुआ, एक वो लोग जो क्रिप्टो करेंसी को पूरा बबल बुलबुला मानते हैं कि कभी भी फट जाएगा, फूट जाएगा, उन्होंने देखा कल 40% तक की तेज़ गिरावट अलग अलग क्रिप्टो करेंसी में आती हुई दिखी। बिटकॉइन 30% गिरा। और दूसरी तरफ वो मजबूत लोग जो ये मानते हैं कि हर गिरावट में खरीदेंगे, जितना जोर से खरीदेंगे उतना ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि वापस तो इसको ऊपर ही जाना है, आज उनकी बात भी ठीक साबित होती दिख रही है। तो बंसल जी, शुरुआत आप ही कीजिए, आप किस तरफ हैं? नहीं अनिल जी, मैं तो बिल्कुल भी खरीदारी की तरफ नहीं हूँ, बिल्कुल बबल है अनिल जी और इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। शुरू से ये अनिल जी नजरिया बनाया हुआ है, तो उसी नजरिए के साथ अनिल जी आप बिल्कुल मैरिड हैं। ओके, मैरिड विद नजरिया, बबल है, कभी भी फूटेगा। जिनको और भी बाकी जिनको अपनी राय देनी चाहिए आप हाथ खड़ा करें, लेकिन कुणाल जी विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं इस पर। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ अनिल जी, देखिए जब मैंने नई नई ट्रेडिंग शुरू की थी उस समय अनिल जी .com की रैली चल रही थी, और जब .com की रैली चली थी अनिल जी उस समय जिस कंपनी के नाम के आगे .com था वो सारी कंपनियां भागती चली गई, तो बाद में वो बुलबुला साबित हुआ। लेकिन एक चीज़ अनिल जी ज़रूर है कि उसके बिना आग के अनिल जी धुआं नहीं होता है। तो .com भी देखिए बाद में इंटरनेट ने हमारा जीवन बदल दिया। तो अनिल जी बिल्कुल वैसे ही मुझे लगता है कि हालांकि बिटकॉइन में जो तेजी हो रही है वो हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा हो और कई सारी ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं ये गायब भी हो जाएं, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है और ये जो करेंसी का तरीका अनिल जी, ये मुझे लगता है कि काफ़ी समय तक रहेगा और इसका बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ अनिल जी कि देखिए इसमें तर्क ये है कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं और आप उसमें से 98 इसमें डाल देते हैं, वो 98 ही अनिल जी आने वाले समय में 10 साल में 15 साल में पता नहीं क्या वैल्यू उसकी बन जाए। तो अगर आप बहुत छोटा पैसा इसमें डाल रहे हैं तो उसमें मुझे कोई हर्ज नहीं लगता। तो अनिल जी मैं ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसके पक्ष में हूँ।
ओके, उतना ही डालें कि जितना डूब जाए तो गम ना हो, राइट ना, कि मतलब वो कहते हैं पान खा के थूक दिया, वैसा वाला मामला, बराबर ना कुणाल जी, यही कहना चाहते हैं हम? चलिए, जय भी अपनी राय देना चाहते हैं इस पर। जी जय, बताइए। अनिल जी, मैं क्रिप्टो करेंसीज के पक्ष में नहीं हूँ, बिकॉज अनिल जी कोई भी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर सकता है। अगर मुझे करना है, आपको करना है, राकेश जी को, कुणाल जी को करना है, RK कॉइन करके, तो वो भी बन जाएगा। उसमें मतलब इसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है। आई मीन जैसे कोई हमारे कंपनी को लिस्ट कराना है तो सेबी के ऑल प्रोसेस के थ्रू जाना है। इसमें कोई इतना कुछ खास डिफिकल्ट स्ट्रिंजेंट प्रोसेस नहीं है कॉइन लाने में। इजीली ICO लेकर आ सकते हैं, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग ला सकते हैं, और इसका ट्रैक करना बहुत ही डिफिकल्ट है। जैसे बग्गा जी ने बताया था, फंडामेंटली इसको ट्रैक करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूँ अनिल जी। तो फिर अगर आप ट्रेड करने के पक्ष में ना भी हो, नहीं जय, चलिए आप मान लिया आप ट्रेड करने के पक्ष में ना भी हो, तो फिर आप भी एक लॉन्च कर दो ना, जय विश्वेश शोले क्रिप्टो करेंसी। कौन सी बड़ी बात है? अनिल जी सही बात है, मगर ये नाम खराब कर देगा नाम बनाने के बदले, तो मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूँ। चलिए, बढ़िया बात है। तो बात सही है, एंट्री बैरियर नहीं है। अगर कोई भी करेंसी है तो उसमें कुछ ना कुछ एंट्री बैरियर्स होने ज़रूरी है। जी श्रीकांत जी कुछ कह रहे हैं। जी श्रीकांत जी। अनिल जी, मुझे लगता है कि जो अनिल जी ने, कुणाल जी ने जो भी रखा था एक तर्क संगत, वो बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये डिजिटल वर्ल्ड है और ये जो करेंसी है इसे ही फॉलो किया जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। ये ऐसे हो सकता है कि हमें इसमें काफ़ी अप एंड डाउन देखने को मिले, काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिले, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि इसमें भी काफ़ी सारा कंसोलिडेशन होगा और जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स रहेंगे वो इसके अंदर रहेंगे, और इवेंचुअली ये जो बिटकॉइन है वो और बढ़ सकता है। अगर आप इसके ओवरऑल फंडामेंटल्स को अगर आप देखते हो, फंडामेंटल्स आई टू से कि जितने भी इसमें न्यूज़ फ्लो है उसको अगर आप देखते हो, तो इसमें जो डिमांड है वो काफ़ी है और सप्लाई है वो काफ़ी कम है। चूंकि इसमें अभी तक किसी गवर्नमेंट ने कोई बड़ा सपोर्ट नहीं किया है, तो अगर इसमें रिएक्शन आते हैं तो उतने बड़े रिएक्शन होते हैं, बट अदरवाइज मुझे लगता है कि इवेंचुअली बिटकॉइन आने वाले दिनों में बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग असेट हो सकता है। ओके, पॉसिबिलिटी है। तो जैन साहब, आप सवाल आपसे ये है कि आप क्या करेंगे? क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करेंगे, या क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेंगे, या क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज ही बनाएंगे? तीनों में से ऑप्शन क्या है? तीनों ऑप्शन में से क्या पसंद करेंगे आप? गजब गजब गजब। इनफैक्ट देखिए, वेरी फ्रेंडली मेरे कोई जानकार है, वो लोग एक्सचेंजेस भी खोल रहे हैं। बोला ये ठीक है, बोला हम तो दलाली कर लेंगे, हम तो ब्रोकर है, बॉन्ड ब्रोकर, अपन तो ब्रोकिंग करेंगे इसकी, आप एक्सचेंज लॉन्च करो। बाकी मैं तो ये कहूंगा कि मैं पक्ष में नहीं हूं अनिल जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या होना है इसमें, एंड आई डोंट नो। बट एक मजे की बात क्या, मैं अभी सुन रहा था, अभी श्रीकांत जी जब बोल रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है बिटकॉइन के ट्रेडर्स इस पर्टिकुलर सेगमेंट को बहुत जबरदस्त तरीके से देख रहे हैं। 30-40 बेसिस पॉइंट्स बिटकॉइन में फर्क आ गया अपनी इस कमेंट्री के दौरान, अनिल जी शो के दौरान। तो ये ऊपर नीचे, जैसे जैन साहब के जेंस जब स्टॉक बोलते हैं तो ऊपर जाता है, वैसे बिटकॉइन में भी ऊपर गया। मुझे नहीं पता कि ये कोइंसिडेंस है क्या है, बट देख रहे कुणाल जी ने जब बोला और श्रीकांत जी ने जब पक्ष में बोला। बट एनीवेज, कल एक मेरे पास मैसेज आया, भैया BTC बहुत टूट गया। मैं बोले BTC, बोला टाइपिंग एरर तो नहीं है, ITC है या BTC है? बोला नहीं BTC। बोला भाई मेरे को BTC मत पूछो, मैं डर गया ITC के बारे में। बोला मेरी नींद उठेगी, ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी, वैसे ही ITC के पीछे लोग पड़े थे। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में BTC लिखते हैं लोग। हमारे से पहले से एक ITC संभल नहीं रहा, ये BTC और कहां से संभालेंगे? जी बंसल जी बोलिए। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए जब तक कुणाल जी, श्रीकांत जी जैसे लोग हैं, ये अपनी अपनी अनिल जी अठनिया जो हैं बिटकॉइन में डालते रहेंगे, और मैं इनसे अनिल जी विनती करूंगा, इनके इतने सारे दोस्त हैं, आप ऑन एयर अगर पोल कराएं तो मेरे ऐसे बहुत लोग हैं जो इनकी अठनिया जो बिटकॉइन में डालने वाले हैं, लेने को तैयार हैं। तो अनिल जी अपने आसपास वालों को दे दें, काहे को मतलब कि ऐसी करेंसी में डाल रहे हैं कि जिसका फ्यूचर नहीं है। और अनिल जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज अजय बग्गा जी ने कल बोली थी कि कोई भी सरकार अनिल जी अपनी करेंसी से ज्यादा क्यों वो बिटकॉइन को आने देगी, तो कोई भी सरकार इसको प्रमोट नहीं करेगी अनिल जी।
नहीं, अठन्या डालने को तो तैयार है, आपके काफ़ी दोस्त लेने को भी तैयार है, लेकिन जो रिटर्न चाहिए फिर कुणाल जी को, वो कौन देने को तैयार है, वो भी बड़ा सवाल है। और देखिए ये है ना, ये बड़ा इमोशनल मामला है। जो बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं ना, वो बिटकॉइन के खिलाफ बिल्कुल सुनना नहीं चाहता, बिल्कुल मतलब। और ये है ना, बड़ी यूथ वाली यंगस्टर्स लोगों की जमात है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आप बिटकॉइन मतलब वो मतलब बदले की भावना में, अरे आपको कुछ समझता तो नहीं है, आप बुराई कर रहे हैं। और जो लोग है ना बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं और जो मतलब काफ़ी साल इन्वेस्टिंग में बिता चुके हैं और उन्हें लगता है कि नहीं भाई, इन्वेस्टिंग में तो ऐसी कोई क्लास होती नहीं है कि इस तरह से करेंसी ऊपर नीचे हो, वो इसके पक्ष में कुछ सुनना नहीं चाहते। तो बड़ा ज़बरदस्त दोनों तरफ के बड़े एक्सट्रीम व्यू आते हैं, यही मज़ा है एक्चुअली। एक मिनट, जय कुछ कह रहे हैं जी, जय बताइए। अनिल जी वही अगर किक चाहिए बिटकॉइन ट्रेडर्स को, जो बिटकॉइन में ट्रेड करने से मजा आता है, तो कुणाल जी ने जो कहा कि 54 अट्ठन्नी ₹1 तक इन्वेस्ट करना है, तो आई थिंक जैन साहब ऐसे पेनी स्टॉक्स लेकर आ सकते हैं अपने जेम्स में, जो अच्छे क्वालिटी के और जहां पे 100-200 मल्टीपल्स रिटर्न्स आ सके। that's a better idea actually, that's a better idea। बेसिकली देखिए, ये ज़्यादा किस्मत आजमाने वाली बात है कि लग गया तो लग गया, वो वाली चीज़ है। जैसा कुणाल जी भी कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत आप उतना डाल दें जहाँ पर आपको ये लगता है कि भाई ठीक है, चला भी गया तो रिस्क नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं। एक्चुअली जो गलती लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि होता ना कि या तो टच ही नहीं करेंगे, या करेंगे तो सारा पैसा जितना सब एक साथ एक ही जगह डालेंगे, चाहे फिर वो इक्विटी हो, चाहे डेट हो, चाहे बिटकॉइन हो, जहाँ भी हो। तो बड़ी गलती ये है कि आपका एसेट एलोकेशन नहीं है, बाकी आपके कंफर्ट, आपके रिस्क लेने की ताकत पे, आपके व्यू और विज़न पर है, जो सबका अलग अलग हो सकता है। बिटकॉइन में कोई पैसा कमाकर ज़रूरी नहीं कि बहुत ग्रेट हो जाए, या इक्विटी में कमाकर ग्रेट हो जाए, सबका अपना अपना विज़न है। और पैसा खोकर भी कोई एकदम बेवकूफ़ हो जाए वैसा नहीं, लेकिन ठीक है, आपको जो ठीक लगे, आपका मन जो करे वो करिए। पैसा आपका है, मुनाफा आपका है, नुकसान आपका है, लेकिन सोच समझकर, अपने रिस्क को ध्यान में रखकर, ये सोचकर कि आज जो पैसा मैंने डाला है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना होगा, लेकिन अगर 50%, 75% गिर गया या पूरा चला गया तो क्या, वो भी ध्यान में रखिए। इन दोनों को बैलेंस बनाकर चलेंगे तो बिल्कुल आप कभी दुखी नहीं होंगे। पैसा अगर चला गया भी तो, और बना तब तो खुशी होनी है। चलिए, आप सभी से इसी नोट पर लेंगे विदा। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, जय ठक्कर साहब, हिमांशु गुप्ता जी, श्रीकांत जी, आप सबका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। कल है फ्राइडे, और आपको याद दिला दूं, वीकेंड सेशन है, और आप सब पारंपरिक वेशभूषा जो हमारी यूनिफॉर्म है, टाई शर्ट वाली, उसे भूल कर वीकेंड वाले मूड में आ जाएं। तो कल एक और बेहतरीन नए ट्रेडिंग सेशन के लिए हो जाइएगा तैयार। अभी फिलहाल मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त। बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।